टैक्स ऑडिट का पूरा चैप्टर अगर आपको डिवाइड करना है तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक 3CD के 44 क्लॉजेस। 3CD क्या होती है? जो लोगों ने जीवन में कभी टैक्स ऑडिट नहीं किए हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए आप टैक्स ऑडिट का। गाइस, इनकम टैक्स की अप्रोच है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज के अनुसार ही बनाओ। मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम टैक्स के लिए अलग से मत बनाओ। जो नॉर्मली आप आरओसी वगैरह में फाइल करते हो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम टैक्स में भी फाइल कर दो। इतना ही नहीं, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अदरवाइज ऑडिट हो रहा है किसी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, तो आप वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी वही ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स में फाइल कर दो। हमें आपसे अलग से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो गया, क्योंकि हम ऐसे भी चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से उसका ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दे, बस। क्योंकि कई सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपने अकाउंट फॉर करी होगी वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अनुसार नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे डिप्रिसिएशन आपने लगाया होगा एज पर शेड्यूल 2 की लाइफ या आपके अपने अनुसार, पर इनकम टैक्स का सेक्शन 32 अलग से रेट प्रिस्क्राइब करता है डिप्रिसिएशन की। उसके लॉजिक भी अलग होते हैं। वो पुट टू यूज से चार्ज करने देता है, अकाउंट्स में आप रेडी टू यूज से लगाते हैं। तो ये बात तय है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट या इनकम एक्सपेंस दिख रही है वो एज इट इज टैक्स नहीं की जा सकती, उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो। तो ये कई प्रकार के जो एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगे ये असेसी खुद करेगा, क्योंकि हम इंडिया में सेल्फ असेसमेंट रिजीम में रहते हैं, जिसमें इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसी टू हिमसेल्फ करेक्टली असेस द टैक्स, एंड इन केस इफ ही हैज रॉन्गली असेस्ड द टैक्स वी विल नॉट से दैट ही हैज डन इट बाय एरर, we will simply believe that he's wrongly done the self-assessment. We will recover the shortfall of the tax if we find, along with penalty and interest. अब ये कैसे पता पड़ेगा कि असेसी ने जो सेल्फ असेसमेंट किया है वो सही है या नहीं है? जब तक असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी नहीं करेगा रिकॉर्ड्स की। इसलिए असेसिंग ऑफिसर को सपोर्ट हो ये चेक करने में कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम करेक्टली असेस करके रिटर्न फाइल किया है। असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स के लिए एक सीए अपॉइंट किया जाए सेक्शन 288 में, जो क्वालिफाइड है, जिसे टैक्स ऑडिटर कहेंगे। वो टैक्स ऑडिटर इनकम टैक्स के लिए अपॉइंट करेगा मैनेजमेंट, और वो हमें रिपोर्ट देगा कि इस P&L में, बैलेंस शीट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका असेसिंग ऑफिसर को इनकम टैक्स असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी। It could be information with respect to certain expenses which are debited in P&L and are inadmissible, or income not credited to P&L but should have been credited, or any assets or liability in the balance sheet which represent deemed income, any disallowed expenditures, any deductions, any responsibilities where you should have deducted TDS and you have not deducted TDS and you have made the payment as an assessee, any other deductions of chapter 6A 80C वगैरह which are eligible but not debited as an expense in P&L, but assessee can claim those for the purpose of determining its total income. ऐसी सारी इंफॉर्मेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट से निकाल के हमें देगा, इनकम टैक्स को। और ये इंफॉर्मेशन जो उसे हमें देना है उसके लिए हम उसको एक फॉर्मेट दे रहे हैं जिसे कहा जाएगा 3CD। इस फॉर्मेट में 44 ऑड क्लॉजेस हैं, बीच में कुछ ऐसे भी क्लॉजेस 16 है, 29 है, कुछ क्लॉज के अंदर कई सारे सब क्लॉजेस हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स उससे कई ज्यादा है। इन 44 क्लॉजेस के सामने वो अपना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देगा। तो हम पूछेंगे क्या P&L में कोई इनएडमिसिबल एक्सपेंस डेबिट हुआ है, तो बताएगा ये एक्सपेंस इनएडमिसिबल है, डेबिट हुआ है। हम पूछेंगे कोई भी कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर का हुआ है क्या, तो वो बताएगा ये हमने देखे हैं, हम ये चेक नहीं कर पाए कि कैश में है या नहीं। और ये रिपोर्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कहलाएगी, जिस रिपोर्ट को सीए यूडन लगाकर साइन सर्टिफाई करके अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है
जो हो सकता है उसने दूसरे लॉ में करी है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो वही ऑडिट रिपोर्ट के साथ, अगर दूसरे लॉ में नहीं किया है तो फिर इनकम टैक्स के लिए स्पेसिफिकली उसको एक ऑडिट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट रिपोर्ट बनाना होगी, जिसमें बोलेगा ट्रू एंड वैल्यू दे रहे हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो रिपोर्ट और ये रिपोर्ट दोनों साथ में वो किसे सबमिट कर देगा, कंपनी मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट क्या करेगा, उसे फाइल करेगा। तो अपने रिटर्न के साथ उसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करना रहेगी। उसके लिए हम उसको 1 महीने का समय एक्स्ट्रा दे देंगे, उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के 1 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट फाइल कर दें। इनफैक्ट उल्टा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट पे फाइल कर दे, रिटर्न भले ही वो उसका बचा हुआ 1 महीने के अंदर फाइल कर दें, और ये जब ऑनलाइन फाइल होगी तो बकायदा सीए भी उसको ओके करेगा कि हाँ मेरी रिपोर्ट है, और दोनों के डीएससी लग के रिपोर्ट फाइल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, टैक्स ऑडिट में 2 रिपोर्ट जाती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, जिसका फॉर्मेट है 3CA और 3CB। 3CA तब जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे एक्ट में ऑडिट किया है और इनकम टैक्स के लिए अलग से ऑडिट नहीं किया है। 3CB तब जब आप दूसरे एक्ट में ऑडिट नहीं कर रहे हो या उसकी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इनकम टैक्स के अंतर्गत उसका ऑडिट कर रहे हो। इन दोनों रिपोर्ट में से कोई एक रिपोर्ट जाएगी और उसमें दिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। और दूसरी रिपोर्ट जाएगी फॉर्म 3CD, जिसमें 44 क्लॉजेस होंगे, उन सबके सामने आप अपने कमेंट्स देंगे, उसमें यू विल गिव अ ट्रू एंड करेक्ट opinion on all the facts which are mentioned. So it is basically not a opinion statement, rather it is basically a statement of facts. These are answers to those 44 questions. So remember that it is an independent audit. It is done as per SS. However, it also involves giving a separate report of 3CD, which requires you to have a knowledge of the Income Tax Act and its related provisions. And that is why ECI has issued a guidance note on tax audit, based on which this whole chapter has been prepared. तो ध्यान रखना, टैक्स ऑडिट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑडिट है, जिसके अंतर्गत आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी से बने या नहीं बने वो भी ऑडिट करेंगे, अगर ऑलरेडी ऑडिट नहीं हुआ रिक्वायर्ड है यहाँ पे करने की, और साथ साथ में आप वो 44 क्लॉजेस के ऊपर ध्यान रखिएगा। सीए इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई सर्टिफाई नहीं करता है, वो एसएससी को सेल्फ असेसमेंट करना होता है। ध्यान रखिएगा, सीए सिर्फ रिटर्न तो वो चेक भी नहीं करेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और ऐसी जानकारी निकाल के देगा ताकि असेसिंग ऑफिसर उसको यूज कर सके ये चेक करने में कि आपका सेल्फ असेसमेंट सही है या नहीं। और दैट इज व्हाई हर एसएससी के लिए टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ऐसे भी हर एसएससी के लिए ये सारी जानकारियां लेना नहीं चाहेगा। इट इज ओनली फॉर द लार्जर एसएससी ही विल वांट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन, and for that particular reason tax audit is not mandatory for all SSCs. It is only mandatory for SSC who go beyond a certain prescribed threshold limit. These limits keep on changing year after year. Finance Bill 2023 के अंतर्गत फिर वो चेंज हो गई हैं। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं that is based on Finance Act 2022 which is applicable till November 23 exams. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए टैक्स ऑडिट का। अगर वो सही नहीं है तो आप देखो दोस्तों, यू आर ईटिंग फूड विदाउट सॉल्ट, समझे बिना पढ़ाई कर रहे हो आप, बिना स्वाद लिए। स्वाद अपन सिर्फ लेने के लिए नहीं ले रहे हैं, स्वाद आएगा तो डाइजेस्ट भी होगा, पचेगा भी, अच्छा भी लगेगा, और आपको लगेगा भी कि आप जो ले रहे हो वो कुछ काम का है, रिलेट भी कर पाओगे। नहीं तो फिर वही है कि बस खाना खाना है, भूख मिटानी है इसलिए कर। तो दोस्तों, टैक्स ऑडिट में सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टैक्स ऑडिट की लिमिट, किसको टैक्स ऑडिट कराना है, क्या क्या रिपोर्ट्स फाइल होती है, क्या डेडलाइंस और ड्यू डेट्स है, नहीं फाइल करी तो क्या पेनल्टी लगेगी, क्या फाइल करके रिवाइज कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। और फिर 44 जो क्लॉजेस है वो एक एक क्लॉज पढ़ना है और उसमें क्या अपने को कमेंट लिखना है ये पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट है, छोटा सा पॉइंट आखिरी। तो मेन 44 क्लॉज एक तरफ और बाकी के आपके प्रोविजंस एक तरफ। तो सबसे पहले अपन ब्रेक से पहले क्या करेंगे, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेंगे, किसके ऊपर एप्लीकेबल है और रिलेटेड प्रोविजन, और क्लॉज अपन क्या करेंगे 44 ब्रेक के बाद ले लेंगे। ये अपना आज का डिस्कशन का लॉजिक है। चलिए, सबसे पहली बात, हम जो ऑडिट यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे कोर्स में 2 ऑडिट है, एक 44 AB और दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट का। इनकम टैक्स में और दूसरे कई सारे एक्ट में ऑडिट होते हैं, जैसे 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ऑडिट होता है, 10A में आपका ऑडिट होता है चैरिटेबल ट्रस्ट का, चलो वो तो अपने सिलेबस में। देन 12AA में देन आपका ऑडिट होता है, अगर आप 80I IB के डिडक्शंस ले रहे हैं तो उसके अंतर्गत सेपरेट ऑडिट होता है, तो वो सब अपने सिलेबस में। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है 44 AB। सेक्शन 44 AB में ऑडिट कब होता है, बेसिक रूल क्या है सुनिए। बेसिक रूल फॉर 44 AB इज, आपके बिजनेस का टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट्स या सेल्स, सब एक ही बातें हैं। प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीप्ट्स यूज होता है, बिजनेस में ग्रॉस रिसीप्ट, टर्नओवर और सेल शब्द यूज होता है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, ये बेसिक रूल। तो लिमिट क्या है, आज भी 44 AB में 1 करोड़ है।
बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर आपके 95% है तो आपकी लिमिट 1 की जगह 10 करोड़ हो जाएगी बिजनेस की केस। प्रोफेशन में सब अलग चल रहा है, अभी सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या है छोड़ो, अभी बाद में डिस्कस करें। प्रोफेशन के केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसीव 50 लाख रुपए से ज्यादा है, सब एक्सीड्स है लिमिट, ना कि मोर देन इक्वल टू, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ के अंदर है तो, 50 लाख के अंदर है तो नहीं कराना टैक्स ऑडिट, पर फिर उसमें भी टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत पड़ सकती है अगर आपका 1 करोड़ या उससे कम टर्नओवर है और आपका जो धंधा है उस धंधे पे सेक्शन 44 एडी लगता है। 44 एडी कहता है सर्टन सेट ऑफ धंधों में, एक्सेप्ट इसमें कमीशन वाले धंधे नहीं आते, एजेंट वाला धंधा नहीं आता है, आपको अगर इनकम 8% जो आपकी कैश में रिसिप्ट है और 6% जो आपकी बैंक में रिसिप्ट है उससे कम डिक्लेयर करनी है, तो भले ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ है, फिर भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। इसे बोलने के लिए ऐसा कहते हैं कि हम टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है 44 एबी में, पर क्योंकि हमारा बिजनेस प्रिजम्पटिव इनकम में कवर्ड है, जहां पे इनकम टैक्स ऐसा प्रिज्यूम करता है कि भैया आपकी इतनी तो इनकम है ही है, आप उससे कम इनकम डिक्लेयर करना चाह रहे हो तो इनकम टैक्स को डाउट है कि ऐसा कैसे हो गया, तो फिर आप ऑडिट करवा लो और हमें साथ में एक रिपोर्ट दे दो। तो आप उस केस में प्रिजम्पटिव से कम इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हो और अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। असेसिंग ऑफिसर को लगेगा तो पूछताछ करेगा, नहीं तो मान लेगा सही है। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल हुआ, जब मुझ पर टैक्स ऑडिट नहीं लग रहा है, यानी 1 करोड़ या उससे कम मेरी ग्रॉस रिसीप्ट से, और मेरा बिजनेस 44 एडी में कवर्ड है। सारे बिजनेस कवर्ड नहीं होते, प्रोफेशन तो कवर ही नहीं होते, 44 एडी में बिजनेस होते हैं और बिजनेस भी सारे कवर नहीं होते। कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो कवर नहीं होते हैं 44 एडी में, जैसे कि 44 एडी कंपनी पे लागू नहीं होता। तो इसका मतलब अगर आप कंपनी हो और टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है तो आपको प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं, फिर आप जो इनकम डिक्लेयर करना है करो और आपको अलग से टैक्स ऑडिट कराने की भी कोई जरूरत। और आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो प्रिजम्पटिव इनकम आप पे लगेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको प्रिजम्पटिव इनकम की इनकम से कम डिक्लेयर करना है तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, भले ही आप 1 करोड़ या उससे कम की लिमिट में। सिमिलरली जो लोग कमीशन इनकम कमाते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। अब यहां पर एक और लिमिट दी गई जिसमें कहा गया कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है और आप बिजनेस कर रहे हो और वो कंपनी नहीं हो और कमीशन का धंधा नहीं है, तो आपको मिनिमम इनकम डिक्लेयर करना होगी प्रिजम्पटिव इनकम की, नहीं तो ऑडिट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आपको एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 करोड़ या उससे कम है और अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करने के लिए तैयार हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम आपको इस पहले क्लॉज में टैक्स ऑडिट करने की जो रिक्वायरमेंट है उससे बचाएंगे। इसलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो लिमिट 2 करोड़ हो गई है। अभी बजट में और 3 बढ़ाने की, 3 करोड़ प्रपोज करने की बात की गई है, वो सब छोड़ो, टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ ही है। अगर आपका धंधा प्रिजम्पटिव में कवर्ड है, तो जैसे कंपनी को प्रिजम्पटिव नहीं लगता है तो कंपनी के लिए 1 करोड़ ही है लिमिट। नॉन कंपनी एंटिटीज हैं जैसे कि एचयूएफ है, अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप फर्म्स है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है और 44 एडी में कवर्ड है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो 2 करोड़ और प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर दे, तो 2 करोड़ तक का भी अगर उनका रेवेन्यू है तो उनको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत। तो ये लिमिट 2 करोड़ बढ़ा के दे दी। अब अगर मैं कहता हूं कि भैया मेरा तो सिर्फ 50 लाख रुपए मात्र क्या है बिजनेस का टर्नओवर है और 50 लाख रुपए पूरा कैश में रिसीव हुआ है, तो मुझे प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करना है। अगर मैं 44 एडी में कवर्ड हूं, कितनी 8% यानी कितनी 4 लाख। तो अगर मैं 4 लाख से कम इनकम डिक्लेयर कर रहा हूं तो मुझे फिर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। मैं बोलता हूं भैया मेरी तो टोटल 20 लाख की इनकम है, उसका 8% 1,60,000, पर मुझे 1,40,000 ही इनकम हुई है, मुझे वो डिक्लेयर करना है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब इतनी सी इनकम में क्या टैक्स ऑडिट कराना। तो इसके लिए बोला गया है कि अगर आपकी इनकम जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है इंडिविजुअल्स के केस में 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन में अलग, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम है अगर आपकी, या उसके अंदर ही आप आ रहे हो, तो फिर आपको भले ही आप प्रिजम्पटिव इनकम से कम डिक्लेयर करो, टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत। अब मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो अगर आप प्रोफेशन में कवर्ड हो तो आप पे 44 एडीए लगता है, जो बोलता है कि अगर 50 लाख रुपए से कम अगर आपकी इनकम है तो 44 एडीए कहता है कि आपको मिनिमम 50% इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगी।
और अगर आप उससे कम डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना, प्रोवाइडेड आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से। तो 44 एडी और एडीए का रेलेवेंस कब हो गया? जब अपन 1 करोड़ से नीचे वाली लिमिट में एडी के लिए एक स्पेसिफिकली 2 करोड़ की लिमिट आ गई, और प्रोफेशन के केस में जब अपन 50 लाख से नीचे वाली लिमिट में है और प्रिजम्पटिव नहीं डिक्लेयर कर रहे और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हमारी इनकम है, तो उस केस में हमें टैक्स ऑडिट कराना। इसके अलावा 3 और धंधे हैं, 44 ए, पीबी और बीबीबी। अगर आप इनमें से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हो और इनमें जो प्रिजम्पटिव इनकम है उससे कम इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, यहां पे करेक्शन कर दो, ये लाइन नहीं है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, भले ही आप विदिन 1 करोड़। यानी यहाँ पे अगर आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो आपकी है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाली भी इनकम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना। तो ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा लो। धंधे करने वाले लोगों के लिए, प्रोफेशन के लिए नहीं, जिन पर 1 करोड़ की लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कि उससे ऊपर है तो टैक्स ऑडिट करो, उनकी लिमिट 10 करोड़ जाएगी अगर वो अपने टोटल बिजनेस में 95% पैसा बैंकिंग चैनल से रिसीव करते हैं, सिर्फ इनकम नहीं, सब कुछ। फिर वो इनकम हो, लोन हो, एसेट बेच के पैसा आया हो, पेमेंट साइड पे भी आपने खर्चे किए हो या आपने रीपेमेंट किया हो लोन का या कुछ, तो आपके टोटल ट्रांजैक्शंस का 95% या उससे ज्यादा बैंकिंग चैनल से है, बोथ एट द रिसीव साइड एंड पेमेंट साइड, तो फिर आपको 10 करोड़ रुपए तक भी टैक्स ऑडिट कराने की बात, यू डोंट हैव टू गेट अ टैक्स ऑडिट। आपकी लिमिट 10 करोड़ जाएगी, पर आप बिजनेस में होना चाहिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब या तो अकाउंट पे चेक से आया या इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर से आया या सिमिलर मोड से आया। This could become a little complicated, so don't worry, because I've told you so many times, you are in safe hands. What do you mean by you are in safe hands? ये इसकी समरी है, बहुत अच्छे से समझ लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग इनकम टैक्स में इसको पढ़ चुके होगे, पर मैं ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता कि आपने डीटी में पढ़ लिया होगा तो मैं इसको यहाँ छुड़वा दूं। तो इसको आसान करने का ये तरीका है, एक हो गए बिजनेस, एक हो गए प्रोफेशन। सबसे पहले अपन चलो बात करते हैं बिजनेस की। आपके बिजनेस के केस में सारे धंधों को आप एक ही तरह से बिजनेस मानो, पर उसमें 4 स्पेशल कैटेगरी अलग निकाल दो, एडी, एई, बीबी, पीबीबी। ये प्रिजम्पटिव में कवर होने वाले धंधे। बीबीबी लगता है फॉरेन कंपनी के ऊपर जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स करती है, बीबी लगता है नॉन रेसिडेंट के ऊपर जो ऑयल या मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है इंडिया में, और एई लगता है गुड्स कैरियज प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज के ऊपर, जिसके पूरे साल में किसी भी समय 10 या उससे कम गुड्स कैरियज रहे, उससे ज्यादा नहीं हुए, ट्रक चलाने वाला काम है। एडी लगता है बाकी सारे धंधों पे, प्रोवाइडेड आप एजेंसी या कमीशन का धंधा नहीं कर रहे हो, रेसिडेंट हो आप, नेचर आपका इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म है, एलएलपी या कंपनी नहीं हो, और आपकी ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ या उससे कम है। इस सिचुएशन में बहुत ध्यान से समझना, मस्त समझ में आएगा, एक नंबर आएगा, गारंटी। अगर 8% जो बैंकिंग के अलावा पैसा आया है और जो बैंकिंग में आया उसका 6%, तो सपोज आपकी साल भर की रिसिप्ट 80 लाख, उसमें से 40 लाख बैंक और 40 कैश है, तो 40 लाख का 6% और 40 लाख का 8%। इतने मिनिमम इनकम अगर आप ऑफर कर रहे हो तो प्रिजम्पटिव इनकम आप दे रहे हो, बिजनेस के अंतर्गत आपको ऑडिट कराने की जरूरत है। और यहाँ पे आपकी लिमिट 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ हो गई, और वो 10 करोड़ जाएगी बैंकिंग अगर आपका 95% है, वो अलग है, वो छोड़ो। इन सारी सिचुएशन में आपकी जो भी प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करना बनती है, अगर आप वो डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखना, यहाँ पे वो वाला क्लॉज नहीं है, कौन सा वाला, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाला, यानी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम आपकी इनकम है। यहाँ पे क्या है प्रोविजन, मैं प्रिजम्पटिव डिक्लेयर नहीं कर रहा पर मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, 1,60,000 ही आ रही है, प्रिजम्पटिव से कम डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, पर बेसिक से ही नीचे आ रही है मेरी प्रिजम्पटिव इनकम, तो मुझ पर ये वाला क्लॉज 44 एडी में ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो बेसिक एग्जाम्पशन वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देखो ये नेचर और कैटेगरी ऑफ लोग भी अलग अलग है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये 2 करोड़ 44 एडी ये सबका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। टैक्स ऑडिट अगर आप नहीं करा रहे हो तो आप प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर दो, नहीं कर रहे हो तो टैक्स ऑडिट करा लो। इसमें बस एक बात ध्यान रखना कि आपकी इच्छा थी कि आपको टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए, तो आपने प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर दिया, यानी 44 एडी क्लेम कर लिया, 6% 8% वाला,
और सब्सिक्वेंट ईयर में डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल इन प्रिजम्पटिव इनकम आपने डिक्लेयर नहीं करी, तो अगले 5 असेसमेंट ईयर से तक आप 44AD क्लेम नहीं कर सकते। मतलब इसका ये कि सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा टर्नओवर था 1.5 करोड़, इंडिविजुअल हूं, कमीशन का धंधा नहीं है, पूरा पैसा जो मेरा आया है कैश में आया। अगर मैं बोलूं पूरा बैंक के तो 10 करोड़ तक कराने की जरूरत नहीं, कैश में आया। तो 1.5 करोड़ का 8% यानी कि 12 लाख रुपए मुझे इनकम डिक्लेयर करनी थी, और मैंने 12 लाख डिक्लेयर कर दी, मस्त, कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना। नेक्स्ट ईयर मेरा टर्नओवर 1.8 करोड़ हुआ, उसकी प्रिजम्पटिव इनकम मेरे पास एलिजिबल थी डिक्लेयर करने को 8%, मैंने नहीं करी और मैंने इस बार टैक्स ऑडिट करा लिया। तो मैं अगले 5 असेसमेंट ईयर तक भले ही 2 करोड़ के नीचे रहूं, फिर भी प्रिजम्पटिव इनकम क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तब अगले साल अगर मैं 1 करोड़ पर आ गया, 8% 8 लाख हुआ, मैं चाहता हूं प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करूं तो नहीं, क्योंकि पिछले साल आपके पास एलिजिबल था, आपने नहीं लिया, अब 5 साल तक मत लेना। तो लॉजिक क्या है कि अगर आपने 1 साल प्रिजम्पटिव ले लिया, फिर उसके बाद आप एलिजिबल थे और फिर भी नहीं लिया, तो प्रिजम्पटिव गुस्सा हो गया, उसने बोला 5 साल तक मेरी तरफ आना मत, भले ही तुम एलिजिबल। यानी प्रिजम्पटिव आप नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार लेने के बाद नहीं ले रहे हो तो फिर 5 साल का आपके ऊपर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। चलिए, अब एडी है, प्रोफेशन पे आता है। ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप पे ही है। रेसिडेंट होना चाहिए, रिसीव 50 लाख उससे कम है, प्रिजम्पटिव इनकम 50% डिक्लेयर करना है। अगर कर दी तो टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, लेकिन अगर उससे कम किया तो टैक्स ऑडिट कराना है, प्रोवाइडेड आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा। ये जो बैंकिंग चैनल वाला एग्जाम्पशन है, ये सिर्फ बिजनेस के ऊपर है, प्रोफेशन के ऊपर, तो वहां पर ये प्रोविजंस लागू नहीं। इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये कंक्लूजन ले लो, बस तुम्हारा इससे काम हो जाएगा। खत्म। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारी ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम्हें टैक्स ऑडिट कराना है। प्रोफेशन में हो और ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा है, तो टैक्स ऑडिट कराना है। इसके एक्सेप्शन है, एडी और एडीए के अंतर्गत बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिमिट की जो कम है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है और अगर तुम प्रिजम्पटिव से कम डिक्लेयर कर रहे हो, तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, भले ही तुम 1 करोड़ 50 लाख के अंदर हो। इसके ऊपर हो तो कराना ही है, वो 2 करोड़ की लिमिट एक एक्स्ट्रा है। पर यही बीबी और बीबीबी के केस में तुमको कराना पड़ेगा, अगर तुमने इनकम जो डिक्लेयर करी हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कम डिक्लेयर कर, वहां पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाला कोई पॉइंट नहीं। इसके ऊपर बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक में टैक्स ऑडिट का चैप्टर नंबर बोलो बच्चों। ये क्वेश्चन है 1 नंबर, और आप ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी, इतनी भारी भयंकर मेहनत से आपको पढ़ना पड़ेगा। यूटी एक सीए फर्म है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। इसको अलग अलग क्लाइंट से टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में सवाल पूछे गए हैं बेस्ड ऑन टर्नओवर ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पूछा गया बताओ इन केसेस में टैक्स ऑडिट कराना है या नहीं, बस ये बेसिकली एज अ कंसल्टेंट आपको बताना है। पहला क्लाइंट है जिसका 8.5 करोड़ का टर्नओवर है और उसके 5% पेमेंट ही कैश में। ये अपना रिटर्न रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स के अनुसार फाइल कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर वो 44AD AE ABB ये सब कुछ नहीं लग रहा है। क्या इसे टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है? तो अगर ये भाई बिजनेस में है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस इसे टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत। यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस से रिलेटेड है ये सारे प्रोविजन, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं। तो पहले वाले केस में आप क्या बोलोगे, टैक्स ऑडिट मत कराओ। क्यों? 10 करोड़। सेकेंड, 1.8 करोड़ इनकम, ये बोल सॉरी इसकी जो कैश रिसीप्ट है वो 7% है, तो इसका मतलब वो 10 करोड़ वाली लिमिट से ये इनएलिजिबल हो गया, क्योंकि दोनों आपकी कैश में 5% या उससे 95% और मोर शुड बी वॉट। इनफैक्ट आप ऐसा बोल दीजिए कि आपके बैंकिंग चैनल से मैक्सिमम क्या होना चाहिए, पैसा आना चाहिए कितना, 5% तक पैसा कैश में आएगा तो चलेगा, यानी 95% पैसा आपका किस में आना चाहिए, बैंक। एग्जैक्ट 95% या यू बोल दो 5% एग्जैक्ट भी कैश में आया है तो भी चलेगा, 10 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी। इसने डिक्लेयर किया अपनी इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए फिर आपकी लिमिट 2 करोड़ की हो गई, तो क्योंकि आप 2 करोड़ से नीचे हो प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो भी टैक्स ऑडिट से आप बच गए। भले ही आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बट आप प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिमिट 2 करोड़ की हो गई है। नेक्स्ट 0.85 करोड़ ही 1 करोड़ से नीचे है, तो उस केस में आप क्या हो जाओगे? मजे करो, आपको टैक्स ऑडिट कराना ही नहीं। प्रोवाइडेड प्रिजम्पटिव में अगर आप कवर्ड हो तो फिर आपको 6% 8% डिक्लेयर। अच्छा, इस पे वो लिमिट नहीं लग रही है 5% वाली, क्योंकि कैश में 6% है। हैज डिक्लेयर्ड इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 प्रीवियस ईयर, पिछले 2 साल। पर करंट ईयर में हैज डिक्लेयर्ड इनकम लोअर देन 44 AD एंड टोटल इनकम इज आल्सो लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन। तो इस केस में अगर आप इसमें जो इनकम आपको डिक्लेयर करनी थी 8% 6% उससे कम डिक्लेयर कर रहे हो, 44 AD में कवर्ड हो, तो इसका मतलब आपको टैक्स ऑडिट कराना रहेगा। पर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर आप उससे भी कम क्लेम कर रहे हो तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आंसर हो गया नो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? इन द करंट ईयर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम क्लेम कर रहे हो। लास्ट 3.2 करोड़ टर्नओवर है, 8% है, तो 10 करोड़ वाली लिमिट आप पे नहीं लगेगी। हमने बिजनेस इनकम डिक्लेयर करी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पर 44A गुड्स कैरिएज वाला, तब उसमें आपके अलग प्रोविजन है और उसमें आपको 1 करोड़ के ऊपर भी अलाउ किया गया कि आप ले सकते हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, क्योंकि वहां पे लिमिट जो है वो लिमिट 1 करोड़ के आधार पे नहीं है, रेवेन्यू के 2 करोड़ के आधार पे नहीं है, वो 10 गुड्स कैरिएज के आधार पर। तो अगर आपने साल में किसी भी समय 10 या उससे कम गुड्स कैरिएज ही रख रखी है, हर समय आपकी गुड्स कैरिएज 10 से ज्यादा नहीं गई, ऐसा बोलना चाहिए, तो आपको वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिल जाएगा 44A का। पिछले 4 साल से वो क्या कर रहे हैं? 44A यूज कर रहे हैं, पर करंट ईयर में उसने इनकम जो डिक्लेयर की है वो 44A से कम है, तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। पर ये बोल रहे हैं कि उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है, तो हम बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाला 44 AD और ADA पे लगता है कि उससे कम है तो टैक्स ऑडिट मत कराओ, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। यानी हम बोलेंगे कि अगर आप प्रिजम्पटिव से कम कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखने में मुश्किल है, पर आप देखो इसके ऊपर आरटीपी में ऐसा भयानक क्वेश्चन आ रखा है, एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर खतरनाक, तो भूल के भी हल्के पतले में मतलब, भूल के भी हतले पतले में मतलब ना। कोई बोल रहा है सर ऐसा करके तो कोई टैक्स की लाइबिलिटी से बच सकता है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, पहली बात ये समझ कि ये डीटी की क्लास नहीं। दूसरी बात ये समझ कि अपन इसको ऑडिट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वो भी पावर बैच में, और अपन वहां सोचे कि सर इससे तो टैक्स में कोई फ्लॉ निकल गया और अपन उसकी प्लानिंग निकाल ले। प्रभु आओ ऑडिट रेगुलर में डिस्कस करें। हमने को यहाँ टैक्स प्लानिंग वगैरह के मौके नहीं ढूंढने, भाई जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। भाई बात कर रहा है कि सर इससे तो कोई टैक्स सेविंग कर लेगा, तरीके निकाल लेगा। नो बाबा नो, डोंट गो देयर। आया भाई, सब कुछ समझ में आया, बढ़िया हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ले लीजिए। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस। सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, इसका सवाल का जवाब देने के लिए कैसे अप्रोच बनाना, ये समझा रहा हूं। पहले देखो कि क्वेश्चन में आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप ये देखिए कि क्या आपका बिजनेस 44 AE, BB या BBB में कवर्ड है। अगर इन तीनों में आपका बिजनेस कवर्ड है, तीनों में से किसी में भी अगर आपका बिजनेस कवर्ड है, तो फिर आप वो 1 करोड़ वगैरह सब भूल जाओ। फिर आप सिर्फ ये देखो कि क्या जो प्रिजम्पटिव इनकम आपको डिक्लेयर करने की बात की गई है, क्या आप उतनी प्रिजम्पटिव इनकम या उससे ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं? हां, तो टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, अन्यथा टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा, फुल स्टॉप। पर अगर आप 44AD में प्रिजम्पटिव इनकम में कवर्ड है, तो अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम से कम इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, पर आप कहते हैं कि मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम इनकम है, तो आप टैक्स ऑडिट ना कराएं। लेकिन अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम डिक्लेयर कर रहे हो पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कम, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। जानना चाहेंगे आप शायद कि 44 AD में कवर कब होते हैं? जब आप रेसिडेंट है, इंडिविजुअल HUF या पार्टनरशिप फर्म है, LLP कंपनी नहीं, कमीशन एजेंसी का बिजनेस नहीं कर रहे, और आपकी ग्रॉस रिसीट्स टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे कम है। जानना चाहते हैं आप 44AE में कब कवर होंगे? जब आप
गुड्स कैरियज का धंधा कर रहे हैं और 10 से ज्यादा किसी भी समय पर साल में गुड्स कैरियज आपके पास नहीं थे, टर्नओवर आपका कुछ। बीबी और बीबीबी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनीज जो स्पेसिफिक तरह के बिजनेसेस करती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, मिनरल और एक्सप्लोरेशन रिलेटेड, उन पे लगता है। इस पूरे बिजनेस की व्याख्या में अगर आपका 10 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर है, परंतु 95% आपका बैंकिंग चैनल से आया और गया है, तो भी आप टैक्स ऑडिट से बच जाएंगे। फिर प्रिजम्पटिव लगे नहीं लगे वो सब सेकेंडरी है, ये ओवर रूलिंग प्रोविजन। लेकिन अगर आप प्रोफेशन में, तो 50 लाख से ऊपर अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट है तो आंख बंद करके टैक्स ऑडिट करा लो। 50 लाख या उससे कम है तो आप पे 44 ADA क्या लगता है ये चेक करो। नहीं लगता तो टैक्स ऑडिट नहीं कराना। अगर लगता है तो प्रिजम्पटिव इनकम से कम इनकम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यहां बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम डिक्लेयर करने पर भी टैक्स ऑडिट से बच जाएंगे। यानी एडी और एडीए में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम डिक्लेयर करो तो टैक्स ऑडिट नहीं है, भले ही प्रिजम्पटिव से कम हो, पर ऐसा एई बीबी बीबीबी में नहीं है। जानना चाहते हैं 44 एडीए किस पे लगता है? ये प्रोप्राइटरशिप्स और पार्टनरशिप्स को अवेलेबल है। ध्यान रखना, कंपनी को तो है ही नहीं, ये एचयूएफ को भी अवेलेबल नहीं है। एचयूएफ को 44 एडी अवेलेबल होता है बिजनेस वाला, पर एडीए नहीं होता है। लॉजिकली सही भी है, क्योंकि एचयूएफ प्रोफेशन टाइप के धंधे नहीं कर सकता। क्या बोला है? एक बार पसंद आया तो हो जाए जोरदार। इतनी तालियों के इमोजीज आए कि यहां तक गड़गड़ाहट सुनाई दे। क्या बात बोली है, वाह सर वाह, एक नंबर। अबे मैं खुद ही खुद की तारीफ करते रह जाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा? Guys, you need to help me get me more white blood cells so that I can fight for you. चलिए, तो ये आपके सारे प्रोविजन है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने इसको काफी कवर किया है। ध्यान रखना 10 करोड़ की लिमिट प्रोविजन के ऊपर जरा भी अवेलेबल नहीं। इसके अलावा थैंक यू। एक चीज बस मैंने इसमें नहीं बताई है कि अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम एक बार ले ली, फिर उसके बाद अगली बार नहीं ली, तो फिर 5 साल तक आपके पास अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो आप एक चीज और ऐड कर दें। प्रिजम्पटिव इनकम एक बार ले लिया, अगले साल अवेलेबल था पर नहीं लिया और टैक्स ऑडिट कराने चले गए, तो फिर अगले 5 साल तक आपको प्रिजम्पटिव इनकम वाले ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। वाह 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 वाह, क्या गड़गड़ाहट है तालियों, क्या हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यस, आने दो, ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कभी सम्मेलन में बैठा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया आपका पूरा टैक्स ऑडिट का प्रोविजन। इसके बाद दूसरी कहानियां सुन लो। कौन करेगा भैया टैक्स ऑडिट सेक्शन 288 में? कौन सी है जो क्वालिफाइड है, जिसको मैं प्रोफेशनल एथिक्स में बता चुका हूँ। फाइलिंग रिपोर्ट करने की ड्यू डेट क्या है? 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है उससे 1 महीने पहले आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ती है। ठीक है, then the report of audit furnished under this rule can be revised by an accountant duly verified and verified by such accountant before the end of the relevant assessment year। कब? जब सेक्शन 40 और 43B के कारण उसमें रिवीजन नेसेसरी है। तो एक ये कारण है और एक दूसरा कारण है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैन बी रिवाइज्ड बाय सीए बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर प्रोवाइडेड द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड इन टाइम। ये क्या होता है भैया? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन। इसके ऊपर हालांकि अब क्वेश्चन आ गया है पिछली बारी। अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो क्या पेनल्टी लगेगी? 1.5 लाख या फाइन 5% ऑफ टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स एज द केस में। पर अगर आप कोई रीजनेबल कॉस्ट शो कर दें तो उस केस में हो सकता है आपको पेनल्टी से बचा दिया जाए। अमाउंट क्या लगेगा? इन दोनों में जो भी कम है, यानी 1.5 लाख से ज्यादा पेनल्टी कभी भी नहीं लगेगी। ये कब है? जब आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइम से फाइल नहीं की। रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये 40 और 43B की क्या कहानी है, ये समझ लीजिए दोस्तों। पहली बात, आप एक चीज समझो कि इनकम टैक्स में एक नियम होता है कि खर्चे आप, अगर आपका अक्रूवल बेसिस है अकाउंटिंग का सिस्टम,
तो अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर सकते हो। पर सेक्शन 43B में कुछ खर्चे दिए गए हैं जिन्हें आप क्लेम अक्रूवल बेसिस पे नहीं कर पाओगे, तो कैश बेसिस पे करोगे, नहीं थोड़ा डिफरेंट ही करोगे। इसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली रिपोर्ट भी करना पड़ता है। क्लॉज 26 में लगे हाथ क्लॉज 26 ही पढ़ा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये क्लॉज क्या कहता है? द क्लॉज सेज दैट देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स अंडर सेक्शन 43B in which you will be eligible to claim the expense if you have paid that expense by the due date of filing the return. प्रोविजन क्या कहता है? आपको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपने उसे कब तक पे कर दिया है, टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अब 43B में क्या क्या चीजें आती है देखिए। सेक्शन 43B में खर्चे आते हैं बेसिकली आपके सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज, प्रोविजन फॉर बोनस वगैरह टाइप की चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक्स एक्सेट्रा। अब मैं पूरा कोई सेक्शन तो नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, पर कुछ इलस्ट्रेशन या इंक्लूजन दे सकता हूँ, इस तरह की चीजें। इसमें रूल क्या होता है, तो लेट्स से मेरा प्रीवियस ईयर है 2022-23, इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 30 नवंबर 2022। सॉरी, तो 30 सितंबर लेट्स से ड्यू डेट है आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, और 31 अक्टूबर 2023 कर देता हूं मैं रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। ठीक है, तो अगर आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 23 में प्रोविजन फॉर बोनस 10 लाख का है, तो ये प्रोविजन फॉर बोनस 10 लाख रुपए का 31 मार्च 2023 यानी कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 2022-23 का, उसमें आपने इसे खर्चा बुक किया है। तो ये प्रोविजन फॉर बोनस 10 लाख रुपए का इफ इट इज पेड टिल 31 October 23, देन in your income tax return of previous year 22-23 it is a deductible expense. Else you will be able to claim deduction in the previous year when paid. In the previous year where it is paid. यानी आप ये समझ लो दोस्तों कि आपको 31 अक्टूबर का एक कट ऑफ दे दिया मैंने, उस तारीख तक पे कर लो, तो जिस साल में अक्रू किया है उसी साल में डिडक्ट कर लेना, नहीं तो जिस साल में पे करोगे उस साल में डिडक्शन। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक्सपेंस 21-22 का ले लिया, यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग की ये डेट है 31 अक्टूबर 2022। अब अगर आपने इसे ड्यू डेट पर पे नहीं किया 31 अक्टूबर पे, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। अब आप इसे कब पे करोगे? सपोज आपने इसे 1 नवंबर 2022 को पे किया अगले साल, तो कौन से प्रीवियस ईयर में पे हुआ? 22-23, तो ये 22-23 में डिडक्टेबल हो जाएगा। और सपोज आपने इसे 1 सितंबर 2023 को पे किया, तो फिर अगले साल अपन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं देखेंगे, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम अवेलेबल है। उसके बाद से जिस प्रीवियस ईयर में पे होगा उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। तो आपने सितंबर 23 में पे किया है, तो इसका डिडक्शन अब आपको 23-24 प्रीवियस ईयर में मिलेगा। तब जब आप करंट ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन क्लॉज 26 में देना पड़ती है। क्या? पहला, क्या आपके साल के शुरू में कोई भी ऐसा खर्चा था जो पिछले साल में अलाउ नहीं किया गया था, उसमें से कितना इस साल पे किया और कितना नहीं? यानी ये कौन सा खर्चा है? ये वो खर्चा है जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड इट वाज नॉट पेड टिल रिटर्न फाइलिंग ऑफ द ड्यू ईयर। जिस ईयर में ये खर्चा ड्यू हुआ था उस साल की रिटर्न फाइलिंग की तारीख तक पे नहीं हुआ, क्योंकि हुआ होता तो उसी साल डिडक्शन ले लिया। उसमें से क्या आपने करंट ईयर में कुछ पे किया है तो लिख दो, नहीं किया है तो फिर आप लिख दो कि ये नहीं किया है, तो फिर ये अगले साल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में फिर चले जाएगा। प्लस, क्या कोई इस साल का खर्चा है जो आपने पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर 139 सबसेक्शन 1 पे किया है? यानी कि इस साल का कोई बोनस है क्या जो आपने इसी साल पे कर दिया, पर कब? रिटर्न फाइल करने की तारीख तक। तो वो यहाँ पे बता देना कि ये पे हो गया। इसका आपको क्या होगा? करंट प्रीवियस ईयर में यानी इसी साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि रिटर्न फाइल करने तक पे कर दिया। और जो नहीं पे किया, नॉट पेड ऑन और बिफोर द अफोरसेड ड्यू डेट, ये वाला खर्चा फिर आप क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये यहाँ पे आ जाएगा।
फिर इसका डिडक्शन अगले सालों में मिलेगा। आई होप ये एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो मेरे इस एग्जाम्पल में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ 21-22 का, और लेट्स से ये वाला एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ किसके लिए, नेक्स्ट ईयर 21-22, 22-23, तब 22-23 में मेरी जो रिपोर्टिंग होगी, इनकम टैक्स रिटर्न क्लॉज 26 ऑफ 3CD में, उसमें क्या हुआ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा खर्चा था डिडक्टेबल बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की 31 अक्टूबर का, और ये लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस एक्सपेंस वाज 25 लाख पिछले साल का, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, 5 लाख पे कर दिया 31 अक्टूबर 2022 को। तो जब मैं रिटर्न बनाऊंगा 3CD कौन से साल का, ऑफ द प्रीवियस ईयर 23-24, तो ओपनिंग बैलेंस कितना बाकी था, 20 लाख का। उसमें से मैं लिखूंगा पेड इन करंट प्रीवियस ईयर, यानी कि 23-24 प्रीवियस ईयर है, 22-23 प्रीवियस ईयर, ग्रीन वाला। तो मैं लिखूंगा कि 21-22 में से 25 में से 5 का डिडक्शन आपने तब ले लिया था, 20 लाख आपका पेंडिंग था। उस 20 लाख में से लेट्स से 1 नवंबर को आपने 10 लाख पे कर दिया, और बचा हुआ 1 सितंबर को पे किया, तो इसको लेट्स से 12 लाख और 8 लाख कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो 23-24 में पे हुआ है, तो आप बोलोगे 22-23 में ओपनिंग बैलेंस पेड इन 22-23 करंट प्रीवियस ईयर कितना कहलाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे दिस अमाउंट इज 12 लाख एंड स्टिल अनपेड इज 8 लाख। और 22-23 में आपका इस साल का प्रोविजन फॉर बोनस है, तो आप बताओगे कि इस साल का मेरा प्रोविजन फॉर बोनस था, कितना आउटस्टैंडिंग था, 10 लाख रुपए का, पेड टिल द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट विच इज लेट्स से 31/10/23। तो इफ पेड टिल दिस, तो इसी साल में डिडक्टेबल हो जाएगा। तो लेट्स से इसमें से 9 लाख वाज पेड टिल दिस डेट, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसमें से 9 लाख पे हो गया है, और आप इसमें से लिखोगे कि अभी तक अनपेड है कितना, 1 लाख। तो अब जब आप नेक्स्ट ईयर का बनाओगे तो नेक्स्ट ईयर में कितना ओपनिंग में दिखेगा, तो ये वाला फिगर नेक्स्ट ईयर में आपका टोटल ये दोनों आ जाएंगे अमाउंट, जो इस साल डिडक्शन नहीं मिला आपको 1 लाख का, और जो प्रीवियस ईयर का अभी भी 8 लाख बाकी डिडक्शन। तो ये इस तरह से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी ड्यूज में पीएफ भी आता है, और पीएफ के लिए नियम अलग होता है। पीएफ जो आप एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन काटते हो, किसका, एम्प्लॉय का, उसे आपको ड्यू डेट तक जमा करना पड़ता है, नहीं किया तो फिर वो कभी भी डिडक्टेबल। तो अगर मार्च का पीएफ मैंने एम्प्लॉय का काटा तो मुझे उसे पीएफ की ड्यू डेट होती है 15 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 15 अप्रैल तक जमा करना है। अगर मैंने नहीं किया तो फिर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की तारीख तक भी आप पे कर दोगे तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर का मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोविजन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्या, कि एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन पीएफ ईएसआई जो भी लेबर लॉज है, उसमें लेबर लॉ को अपन यूज करेंगे, ना कि ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, ड्यू डेट अंडर लेबर लॉज, उसके बाद वो नॉन डिडक्ट। प्लस अगर एनी सम इज पेबल बाय द एसएससी टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, तो उसका भी आपको पेमेंट बेसिस पे पेमेंट मिलेगा। ये सिर्फ किसके लिए, अगर आपने रेलवे की कोई वैगन या साइडिंग्स किराए पे लिए तो उसके ऊपर 43 भी लगेगा, पर अगर दूसरी सेवाएं जैसे फ्रेट जो होता है आप रेलवेज पे यूज करते हो कोयला ट्रांसपोर्ट करने वगैरह के लिए, उसके ऊपर कैश बेसिस नहीं, वो अप्रूवल बेसिस पे डिडक्टेबल। तो सर आपने ये क्लॉज 26 अभी क्यों पढ़ा दिया टैक्स ऑडिट रिवीजन के दौरान, उसका कारण ये है कि हो सकता है दोस्तों, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, अब मेरा प्रोविजन फॉर बोनस था 10 लाख का, 31 मार्च पे पे नहीं हुआ था, और मैंने रिटर्न समझो फॉर एग्जाम्पल जुलाई में ही फाइल करा, क्योंकि जुलाई तक प्रोविजन फॉर बोनस पे नहीं हुआ था, तो मुझे इनकम टैक्स में इस 10 लाख का इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट सपोज मैंने क्या किया, अगस्त में पे कर दिया, क्या, बोनस। टेक्निकली क्योंकि प्रोविजन ये नहीं बोलता रिटर्न फाइलिंग तक पे हो गया है तो डिडक्शन मिलेगा, वो बोलता है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे हुआ तो डिडक्शन इसी साल लेना है। तो आपको यहाँ पे मजबूरन अपना रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करके फाइल करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जुलाई में जब आपने फाइल किया था 43B का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था तो डिडक्शन नहीं मिला, पर क्योंकि आपने अगस्त में पे कर दिया विच इज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, तो आपको इस साल डिडक्शन लेना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आपको अपना रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी होगी। तो इस कारण से बोलते हैं 40 और 43B में, क्योंकि आपको डिडक्शन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पैसा देने पे मिल जाता है, और अगर आपने रिटर्न जल्दी फाइल कर दिया और इस बीच आपने फिर पेमेंट किया तो आपको रिपोर्ट रिवाइज करना पड़ता है। दिस इज रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ये अलग अलग जो अपन ने अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड पॉइंट है, इसमें काम की 2-3 बातें सुन लो। अगर एक धंधा, अगर आप सपोज एक बिजनेस भी कर रहे हो और एक प्रोफेशन भी कर रहे हो, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, सीए की भी अपनी दुकान है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, तो आई एम इनटू बिजनेस एंड प्रोफेशन बोथ। तो फिर मेरी जो लिमिट है ना, वो जो मेरा प्रोफेशन वाला पार्ट है उसकी अलग काउंट होगी, और जो बिजनेस वाला पार्ट है उसकी अलग काउंट होगी।
तो अगर मैंने सपोज फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस में किया है, जहां प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं 8%, और 40 लाख की मेरी रिसीव प्रोफेशन की है, जहां पर मैं 50% डिक्लेयर कर रहा हूँ प्रिजम्पटिव इनकम, तो मैं टैक्स ऑडिट से बच जाऊंगा, भले ही मेरा टोटल टर्नओवर 2.5 करोड़ है, मेरी रिसीव सारी कैश में। सिमिलरली अगर आप 2 बिजनेस कर रहे हो और एक प्रिजम्पटिव में कवर हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, तो जो प्रिजम्पटिव वाला है उसका नियम उसके टर्नओवर के अनुसार अलग लगाना, और जो नहीं कवर हो रहा है उसके लिए पूरी 2 करोड़ की लिमिट उसका नियम उसके टर्नओवर के हिसाब से अलग से लगेगी, ऐसे 2 करोड़ 1 करोड़ की। तो अगर एक ही असेसी 5-6 बिजनेसेस कर रहा है, लेट्स से जूते बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, वो सभी एक नेचर के हैं, यानी सिर्फ 44 एडी में कवर होते हैं, तो वो सब तो कंबाइन हो जाएंगे। पर आप 2 बिजनेस कर रहे हो, एक कमीशन का जो 44 एडी में कवर्ड है, और एक आप ट्रेडिंग कर रहे हो जो 44 एडी में कवर्ड है, तो दोनों की लिमिट अलग अलग चलेगी। कमीशन नहीं, सॉरी, गुड्स कैरियज का एडी में कवर्ड है और दूसरे आपके एडी में, तो दोनों अलग अलग चलेंगे, कंबाइन नहीं। 3CD के जो भी आपके क्लॉज होते हैं उसमें आप क्या करते हो, यू बेसिकली गिव अ रिपोर्ट wherein you give your own point of view. It is not a certification, neither it is actually an expression of opinion, it is only assisting whom? Your assessing officer to conduct the tax audit as in understand what tax audit, in fact help him to assess the tax audit. ठीक है, सर को गिल्टी कर दिया गया है क्योंकि ICAI की परमिशन नहीं ली है, तो मैं प्रैक्टिस पार्ट टाइम वाली कर रहा हूँ। चलिए अब आगे आ जाते हैं दोस्तों अपन, ये कौन सी कहानी हो गई आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको इसलिए ना, मेरे को मालूम है बच्चों को क्या लगता है कि यार सर फालतू में ज्यादा पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है, वो भी पावर बैच में इतना कौन पढ़ाता है। ये जब तुम क्वेश्चन बैंक करोगे ना सॉल्व, तब तुमको पल्ले पड़ेगा मैंने क्यों कराया। ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे, क्या फिर तुम्हारा पावर बैच की धज्जियां उड़ जाएगी। प्रोविजनल क्वेश्चन तुम सॉल्व, देखो भैया कुछ चीजें याद नहीं हो पाए, तुम मेहनत से कर सकते हो, तुमको प्रोविजन ही नहीं समझ में आया तो फिर क्या फायदा पावर बैच, क्या बात है। फिर कॉलर नहीं ऊंची कर रहा, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना है, इसलिए फोकस करवा रहा हूँ तुमसे। नेक्स्ट आइए दोस्तों, कभी भी नहीं, देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया आपने तो कभी जीवन में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा है प्रोविजन। ठीक है, आगे क्विकली टर्नओवर जब आप देखोगे तो क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख, ये सारे जो भी लिमिट्स है ग्रॉस रिसीव टर्नओवर की, इसके रूल सुन लो। पहला नहीं, कोई भी डिस्काउंट अगर सेल्स इनवॉइस में दिया गया है, फिर कैश डिस्काउंट डिस्काउंट किसी भी नाम से दिया गया है, वो डिडक्ट हो। तो मैं माल बेचता हूँ 100 रुपए पे, 6 महीने की उधारी देता हूँ, कोई आदमी आज ही कैश दे रहा है तो मैंने उसको 90 में बेच दिया, तो सेल्स इनवॉइस में ही 10 रुपए का डिस्काउंट कट गया, भले ही कैश डिस्काउंट के नाम का है, मेरा टर्नओवर 90 से काउंट होगा। पर आज मैंने 100 में बेचा, बाद में आपने जल्दी पैसे दिए तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया, या क्वालिटी खराब निकली तो डिस्काउंट दिया, वो सेल्स से माइनस नहीं होगा। तो ग्रॉस रिसीव का सबसे पहला मतलब समझ लीजिए, ग्रॉस रिसीव मींस नेट ऑफ डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सेल। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ है तो ग्रॉस रिसीव में नहीं आएगा, ग्रॉस रिसीव में सेल्स रिटर्न माइनस होगी, और सेल्स रिटर्न जो उस साल में आई है वो माइनस होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि किस साल की सेल की आई। तो इस साल मैंने समझो 11 करोड़ रुपए की ग्रॉस रिसीव्स की, समझो आप 11 छोड़ो 2 करोड़ लेते हैं, तो इस साल मैंने 2.1 की ग्रॉस रिसीव्स की, 2.1 करोड़ की मेरी ग्रॉस रिसीव्स है बिजनेस की। उन 2.1 करोड़ की ग्रॉस रिसीव्स में सेल्स रिटर्न माइनस नहीं किया है, और सेल्स रिटर्न आया है मेरा 5 लाख रुपए, इस साल की सेल का इस साल रिटर्न, और पिछले साल की सेल का इस साल 5 लाख का रिटर्न आया, तो टोटल 10 लाख का सेल रिटर्न जो इस साल में आया। आउट ऑफ करंट ईयर सेल 5, आउट ऑफ प्रीवियस ईयर सेल रिसीव्ड इन करंट ईयर 5, तो आपकी ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ मानी जाएगी। यानी सेल रिटर्न जिस साल में आती है उस साल में माइनस होती है, ना कि जिस साल की सेल होती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहे हो तो टर्नओवर अलग तरह से काउंट होगा। टर्नओवर में 3 कंपोनेंट आएंगे। पहला कंपोनेंट होगा टर्नओवर का, जो जो आपके ट्रांजैक्शन प्रॉफिट में सेटल हुए वो सारे ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट का टोटल निकाल लो। फिर जो जो ट्रांजैक्शन लॉस में सेटल हुए उन सारे लॉसेस का टोटल निकाल लो, और जो जो अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है उसका ईयर एंड में मार्क टू मार्केट करके प्रॉफिट का टोटल, लॉस का टोटल, और इन सब का टोटल लगा लो। ये आपका टर्नओवर कहलाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो समझो इस साल में मैंने 0 प्रॉफिट कमाया। अपन सिर्फ क्या करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट। हालांकि 0 प्रॉफिट में मैंने इस साल बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए। जो जो ट्रांजैक्शन मैंने किए ना, उन सारे ट्रांजैक्शन में मुझे टोटल साल भर में, पता है, साल भर में मुझे टोटल इन सारे ट्रांजैक्शन में 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पर एक ट्रांजैक्शन अडानी का पैर डाला गलत, उसमें 5 करोड़ का लॉस हो गया, तो आखिर में तो मैं 0 पे आ गया। तो मेरा टर्नओवर 10 करोड़ हो गया। प्रॉफिट का टोटल 5, लॉस का टोटल 5, इन दोनों का टोटल 10, साइंस इग्नोर करके ऐसे प्रिजम्प्टिव इनकम में निकाला जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग करते पोजीशन, यानी कि आप स्पेकुलेटर नहीं है, इंट्राडे टाइप के आदमी नहीं हो, आप शेयर खरीदते हो, फिर 15 दिन बाद बेचते हो, फिर खरीदते हो 3 महीने बाद बेचते हो, तो फिर आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ शेयर है वो आपके टर्नओवर में शामिल।
तो ये चीजें आप ध्यान रखना, टर्नओवर निकालते समय आपको कहाँ पे यूज आएगी, एप्लीकेबिलिटी चेक करने की। टैक्स ऑडिटर कौन हो सकता है दोस्तों? सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ एक चार्टर्ड। सेक्शन 288 में क्वालिफिकेशन एथिक्स में पढ़ा। अब सुनिएगा, कौन सा आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म यूज करना है? अगर जिस एसएससी की आप रिपोर्ट फाइल कर रहे हो उसकी ऑलरेडी ऑडिट किसी दूसरे लॉ में हो चुकी है तो 3CA और 3CD, और दूसरे लॉ में अगर उसका ऑडिट नहीं हुआ है तो 3CB और 3CD। अगली बात सुनो, 3CB कब फाइल होगी? जब दूसरे लॉ में ऑडिट नहीं हुआ है। यानी एक कंपनी में नॉर्मली 3CA और 3CD फाइल होगी, लेकिन हो सकता है कंपनी ने आपको टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया, उसने अपना कंपनी ऑडिट कर दिया, रिपोर्ट बना दी। अब आप आए टैक्स ऑडिट करने के लिए, बहुत रेयर है पर सपोज ऐसा किया है, तो फिर आपने उसकी रिपोर्ट पे रिलाई करके 3CA फाइल करनी है और आप 3CD खुद पूरी बनाकर फाइल कर दो। सेम ऑडिटर हो जरूरी नहीं, ये तो छोड़ो, सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत ऑडिट हुआ है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का और वहां पे नॉन सीए से भी ऑडिट अलाउड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और उसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल है, और आप सीईओ, आपको टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया, तो आप उसकी रिपोर्ट पे भी रिलाई कर सकते हो और आप 3CA और CD फाइल करो। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किसी दूसरे लॉ में हुआ है, वो सीए करे या कौन करे, वो लॉ के अनुसार सब चलेगा, वो कोई भी रिपोर्ट चलेगी, पर 3CD बनाने वाला सीए ही होना चाहिए। यानी टैक्स ऑडिटर का सीए होना जरूरी है। दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट दूसरे लॉ में हुआ है तो वो ऑडिटर कोई भी हो सकता है। तो क्या मैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ था अदर देन सीए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाला, उसको टैक्स ऑडिटर भी अपॉइंट कर दूं? वो अलाउड नहीं है, यहाँ सिर्फ सीए चाहिए। एक आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सपोज एक कंपनी है जिसमें आप ही कंपनी ऑडिटर हो और आप ही टैक्स ऑडिटर हो, और अभी कंपनी का ऑडिट फाइनल नहीं हुआ है पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल, तो क्योंकि कंपनी ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आप 3CA यूज नहीं कर पाओगे, आपको 3CB और 3CD फाइल करना। या दूसरा केस, कोई दूसरा कंपनी ऑडिटर है, आप टैक्स ऑडिटर हो, ए कंपनी ऑडिटर है, बी टैक्स ऑडिटर, दोनों सी। ए ने कंपनी ऑडिट अभी किया नहीं है, उसका कंप्लीट हुआ नहीं है, मुझे जल्दी है टैक्स ऑडिट खत्म करके जाने की, तो फिर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे 3CB और 3CD फाइल करना है, क्योंकि मैं जो ऑडिट कर रहा हूँ वो टैक्स के अंतर्गत कर रहा हूँ, मैं इस ऑडिटर की कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट पर रिलाई नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना दोस्तों, 3CA तभी फाइल होगी जब दूसरे एक्ट में ऑडिट हो गया है और वो रिपोर्ट अवेलेबल है, और फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी। अगर नहीं हुआ है या वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप CB यूज करोगे, CD तो हर केस में आपको देना ही। फीस पे नहीं हुई तो नया ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोड ऑफ एथिक्स के प्रोविजन है। CA या CA फॉर्म ऑडिट होगी, 60 टैक्स ऑडिट आप प्रोफेशनल एथिक्स के अंतर्गत कर सकते हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको 3CB और CD देना पड़ेगी, CA से काम नहीं चलेगा। पार्ट टाइम COP वाला CA नहीं कर पाएगा। HO और ब्रांच के ऑडिट अल्टीमेटली इनकम टैक्स के पास कंपनी एज अ होल का एक ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगा, ब्रांच का अलग से करा हुआ आपकी इच्छा है। जो 60 की लिमिट है उसमें 44 ADA वाले ऑडिट्स काउंट नहीं होते। कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट सारे टैक्स ऑडिट 60 की लिमिट निकालते समय काउंट किए जाएंगे। रिमूवल ऑफ टैक्स ऑडिटर अगर करना है, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, मैनेजमेंट वैलिड ग्राउंड पे कर सकता है। एडवर्स रिपोर्ट पे किया तो नए ऑडिटर को ध्यान रखना है कि अनजस्टिफाइड रिमूवल हो तो ऑडिट एक्सेप्ट ना करें और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के प्रोविजंस का पालन करें। टर्नओवर यानी सेल्स फॉर द ईयर, आपको हमेशा ध्यान रखना जो टर्नओवर लेना है उसमें सेल और ग्रॉस रिसीप्ट से, यहाँ टर्नओवर के लिए गुड्स और सर्विस से जो माल बेच के हुई है वो देखना है, यानी कोई कैपिटल एसेट बेचा उससे जो पैसा आया वो टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। वो जो 10 करोड़ वाली लिमिट है ना ग्रॉस रिसीप्ट्स की, या 1 करोड़ या 50 लाख या 2 करोड़, जहां पे भी ये लिमिट है, इन सारी लिमिट्स में शब्द क्या यूज किया गया है? टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट्स। तो ये सारी की सारी लिमिट्स आपको क्या देखना है? टर्नओवर की। तो इसमें सिर्फ कौन सा टर्नओवर आएगा? जो ऑर्डिनरी कोर्स में गुड सर्विसेज बेचते हैं वो वाला, और वो जो 95% वाला है ना उसमें अपन टोटल ट्रांजैक्शंस देखते हैं जो आपके कैश में हुए, तो वो अलग ही चीज है, ये अलग है, दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना। तो ऐसा मत कर लेना कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के लिमिट में क्या करने लग जाओ, बिजनेस की सारी रिसीव देखने लग जाओ। ग्रॉस रिसीव ओनली मींस रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कंपनी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड है तो क्या 3CA CB में भी क्वालिफिकेशन होगा? आप ऑनलाइन रिपोर्ट फाइल करते हो तो इसमें एक विंडो आता है क्वालिफिकेशन देने का, तो बिल्कुल आपको क्वालिफिकेशन देना करें। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, टैक्स ऑडिट की लिमिट और एप्लीकेबिलिटी निकालने के लिए, आप एक बार देख लेना। और इन सब के अलावा दैट्स अबाउट इट। ICDS तो अभी अपन सबसे पहले ये 44 क्लॉजेस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। पहले 8 क्लॉज एसएससी की बेसिक जानकारी देते हैं। इन क्लॉजेस में लिखा गया है कि आपको एसएससी का नाम बताना है, तो अगर आप ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो ब्रैकेट में ब्रांच लिख देना। उसका एड्रेस जो पैन से वेरीफाई होना चाहिए,
परमानेंट अकाउंट नंबर जो उसे दिया गया है, क्या वो रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट रखता है इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे कि जीएसटी, तो आपको नंबर बताना पड़ेगा। अगर आपके मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो आपको स्टेट वाइज सारे रजिस्ट्रेशन जितने हैं सब यहाँ पे देना पड़ते हैं, तो आपको यहाँ जीएसटी नंबर बताना। तो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऐसा आया हुआ भी है कि एक पर्टिकुलर एसएससी है, आप उसका टैक्स ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, किसी ने पूछा था तो बता दूं, आपके सिलेबस से जीएसटी ऑडिट हटा दिया जा चुका है, यानी ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट का ये 44AB और एक 12AA का ऑडिट है, 12A का। तो अगर क्वेश्चन आता है कभी कि एक एसएससी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो और उसका कहना है कि उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो बताइए कि आपको ऑडिट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कहीं लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, हमें क्लॉज 4 में बताना पड़ेगा कि एसएससी इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे करने के लिए लायबल है और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। कोई बोलता है मैंने अप्लाई किया है, अप्लाइड फॉर है, तो लिख दो अप्लाइड फॉर है, और क्या करेंगे अपन। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विद रिस्पेक्ट टू अदर टैक्स लॉज देयर आर सर्टन अदर डिस्क्लोजर्स विच आर ऑल्सो टू बी गिवन। देखिए क्या है ये, क्लॉज 38 में कहा गया है कि अगर आपका सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंतर्गत अगर कोई ऑडिट हुआ है और उसके अंदर कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट आई है, सिमिलरली अगर आपका सर्विस टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो फाइनेंस एक्ट में सर्विस टैक्स के प्रोविजंस हुआ करते थे, सेक्शन 72 ऑफ द फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत अगर आपका कोई ऑडिट हुआ है, उसमें ऑडिटर ने रिपोर्ट में किसी प्रकार के कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दिए, सिमिलरली अगर आपका कॉस्ट ऑडिट हुआ है और उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन डिसएग्रीमेंट है, तो ये सब आपको रिपोर्ट करना है। तो कृपा करके याद रखना दोस्तों कि 37, 38, 39 ये 3 क्लॉजेस में दूसरे एक्ट के अंतर्गत या दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दूसरे अलावा दूसरे रिकॉर्ड्स का अगर ऑडिट होता है और रिपोर्ट क्वालिफाइड होती है, तो टैक्स ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में वो क्वालिफिकेशन मेंशन करना पड़ते हैं। ये एक्साइज सर्विस टैक्स तो अब तो खत्म हो गया, तो जीएसटी के ऑडिट में रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस है, तो फिर आपको यहाँ पे आइडियली एक्साइज और सर्विस टैक्स जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे देना पड़ेगा। एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑडिट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसी के अलावा अगर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड रेज की गई है या कोई रिफंड दिया गया अदर देन इनकम टैक्स एक्ट में और वेल्थ टैक्स में, इन्हें छोड़ के, तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे देना है। तो ऐसे बातों ही बातों में मैंने आपको क्या कर दिया, बेसिकली 4 नंबर क्लॉज के साथ 4 क्लॉज ऐसे याद दिला दिए। याद रखना 4 नंबर के साथ 4 क्लॉज और पड़े बनने। शुरुआत कहाँ से होती है, 37, 38, 39, 41। ये किसकी बात करते हैं, दिस टॉक्स अबाउट कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, सर्विस टैक्स ऑडिट एंड एनी डिमांड रेज्ड अंडर एनी अदर टैक्स लॉस। स्टेटस आपको बताना है, सिंगल, मैरिड, कॉम्प्लिकेटेड, लुकिंग फॉर, इनवाइटिंग, ओपन, क्या है। अब आपको बताना है इंडिविजुअल एचयूएफ क्या है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, नॉर्मली आपका प्रीवियस ईयर का अगला साल असेसमेंट ईयर होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम होता है, जैसे कि कोई फॉरेन रेसिडेंट है या इंडिया में कोई आके बिजनेस करके बंद करके जा रहा है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल शिपिंग बिजनेस है और आप शिप यहाँ से लेके जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर होता है। आपको किस क्लॉज के अंतर्गत 44AB में आपका ऑडिट हुआ है, आपकी सुविधा के लिए मैं पहले से लिख के ले आया हूँ चीजें, ताकि अपन समय के अंदर पूरा कवर कर सके। तो दोस्तों एमसीक्यू वाइज बाइफर्केशन नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है ना सबके सामने स्टार लगा रखे मैंने आपके लिए पहले से, बस जहां स्टार लगा है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने। मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगा कि आप बाकी क्वेश्चन बैंक करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, टैक्स ऑडिट के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर आपके पास ऑडियो बोर्ड का एक्सेस है तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसके ऑडियो सुनना, आपको वाकई दिल से खुशी होगी कि वाह क्या शक्ति है आपके पास। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट वाली नहीं है या ऑडियो पॉड्स नहीं है, तो टैक्स ऑडिट के ऑडियो पॉड्स एक्सेस करने की दोस्त से पूछिए, उससे दिलवाइए, शेयर करिए, देखिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, 299 है। आपको ओपन पीडीएफ शेयर की हुई है, प्रिंट निकाल लो, 299 का सब्सक्रिप्शन है, वो ले लो और एक्सेस कर लो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैं भी आपको कोई पुश करके कोई बहुत संपत्ति अपनी बढ़ा नहीं लूंगा ये पैसा आपसे कमा के। तो सर क्यों ले रहे हो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, देयर इज यू गेट समथिंग फॉर फ्री, इट मे नॉट फील लाइक यू हैव ट्रेजर्ड इट, यू वॉन्ट इट, पर आप देखना दोस्तों, आप एक एक अगर उसकी कमेंट्री सुनोगे आपको समझ में आएगा, ओ माय गॉड इसमें क्या है। और टैक्स ऑडिट में एक एक क्वेश्चन आप प्लीज सॉल्व करिएगा इनफैक्ट, और अगर आपके पास कमेंट्री है तो आप सुनिएगा, नहीं है तो ले लीजिए, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। चलिए, विजय पथ वालों के लिए ऑडियो बोर्ड अवेलेबल है जी। आगे आइए, तो किस क्लॉज में हुआ है, तो देखो ए क्लॉज आपका है वो 10 करोड़ 1 करोड़ वाली लिमिट है। बी क्लॉज आपकी 50 लाख कौन सी प्रोफेशन की है, 44 AE बीबी और बीबीबी का प्रिजम्पटिव का क्लॉज सी है। एडीए प्रोफेशन की 50 लाख से कम प्रिजम्पटिव नहीं करे तो, और एडी बिजनेस की अगर आपकी 2 करोड़ से कम प्रिजम्पटिव नहीं करे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ऑडिट 44 AB के इनमें से कौन से क्लॉजेस के अंतर्गत हुआ है। 44 AB में कोई सबसेक्शन नहीं है, सीधे क्लॉज है ABC। चलिए, स्ट्रांगली रेकमेंड, ये देखिए मैं बताना चाहूंगा,
मेरे बहुत दिल के करीब है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वाकई एक ऐसी चीज़ बनाई है। एफर्ट तो ठीक है, अपनी जगह है, एफर्ट तो बहुत सारी चीज़ों में डलते हैं, बट ये चीज़ वाकई मुझे ऐसा फीलिंग देती है कि दिस कुड रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। मोर देन दैट, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि अपने को कोई लोड नहीं लेना। 1100 क्वेश्चन मेरे पास एकदम अपडेटेड है, साथ में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उसके ऊपर। अगर कोई डाउट आए वहीं ऐप के अंदर जवाब भी मिलेगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धनेश पूर्वांगे आप लोगों के लिए। और बच्चों ने सहारा है ऑडिट ऑडियो पॉड वाली किताब को। आगे आइए दोस्तों, ये क्लॉज 8A है, ब्रैकेट में लिख दिया, ऐसे लिखना आप 8A। इसमें कहा गया है कि क्या आपने वो प्रिजम्प्टिव इनफैक्ट स्पेशल टैक्स रिजीम ऑप्ट करिए। इसमें आप करेक्शन कर लो अगर आपके पास ड्रोन चार्ट है, नहीं तो ये वाला मैं जो आपको दे रहा हूँ इसमें करेक्शन सारे मार्क कर रखे। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये शुरू के 3 सेक्शन कंपनीज को एक जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स रिजीम दी गई है उसके हैं, ये आपके इंडिविजुअल के लिए है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो निर्मला आंटी बोलती है ना कि डिडक्शन वगैरह मत लो और कम रेट से टैक्स दे दो, ये वो वाली है। तो अगर एसएससी ने इसे ऑप्ट किया है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि एसएससी ने ऑप्ट किया, अकॉर्डिंगली फिर ऑडिटर डिडक्शन वगैरह चेक नहीं करेगा क्योंकि उसको अवेलेबल और एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, यूज्ड इट ऑलरेडी, सही लग रहा है, धन्यवाद अनिकेत भाई, थैंक्स सर फॉर ऑडियो पॉड मनन, यस आई रिमेंबर, जोधपुर में मिले थे अपन। तरुण भाई धन्यवाद। आगे, अगर आपकी फर्म या आईओपी है तो पार्टनर्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कोई चेंज हुआ है तो बताओ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है बताइए, एक से ज्यादा धंधे कर रहे हो तो सब बता देना। कोई चेंज हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस में, कोई नया धंधा शुरू किया है तो आप वो भी बता दीजिए, प्रोफेशन में चेंज हुआ है बता दीजिए, नॉट वेरी क्रिटिकल। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट 44A में प्रिस्क्राइब की गई है? ये स्टार का मतलब समझ गए, इंपॉर्टेंट है। तो आपको नहीं समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप अपने जजमेंट से लोगे, मुझे कैसे आएगा? क्योंकि मैं आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में जो पूछे गए उसको दिमाग में रख के ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तुमने 1-2 अटेम्प्ट ही देने हैं, मैं तो कितने अटेम्प्ट हो गए मेरे तो पढ़ते। इफ यस लिस्ट ऑफ बुक्स प्रिस्क्राइब, तो 44A में क्या बुक्स प्रिस्क्राइब होती है? तो जैसे प्रोफेशन में आप अकाउंटेंसी में तो कंपलसरी है, तो आपको बुक्स मेंटेन करना ही पड़ेगी। ऑडिटर का क्या काम है? उसे देखना है क्या प्रिस्क्राइब की गई है, तो क्या क्या प्रिस्क्राइब करी है, नंबर 1 ध्यान से सुनना। सेकंड, मेंटेन क्या क्या करिए और कहां पर मेंटेन करिए। अगर कंप्यूटराइज्ड है तो कंप्यूटर में क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेट होती है। अगर मेंटेन आपने फिजिकली करी है एक से ज्यादा लोकेशन पे तो सारी लोकेशन बताओ, कंप्यूटराइज में क्या लोकेशन बताएंगे। लिस्ट, अगर आपके कंप्यूटर का एक जगह पे है तो आप बता दो, क्लाउड पे तो आप बता दो क्लाउड पे। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ इरेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जाम, ये कब होता है? जब आपके यहाँ पे कभी इनकम टैक्स की रेड होगी तो वो इससे पता कर लेंगे कि आप ये बुक्स मेंटेन करते हो। और फिर अगर ऑडिटर ने मालूम पड़ा कि इन बुक्स को चेक नहीं किया या जो मेंटेन्ड है उसने नहीं बताई या बताई है पर मेंटेन नहीं है, तो ऑडिटर का भी गला पकड़ा जाएगा। तो 3 प्रोविजन है सिंपल से, प्रिस्क्राइब किए तो क्या प्रिस्क्राइब किया, आपने मेंटेन कहाँ और क्या क्या करी है, और फाइनली ऑडिटर ने इनमें से कौन कौन सी चेक करी है। 11 नंबर क्लास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 11 क्लास नंबर थोड़ा आपको याद रखना। चलिए आगे, ये देखिए दोस्तों, सजन भाई धन्यवाद, गर्ग साहब धन्यवाद आपका भी। The profit and loss includes any profit and gain assessable on presumptive basis if yes, they indicate the amount of relevant sections. Twice. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इसका मतलब इसके ऊपर। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आपके टोटल प्रॉफिट्स में से कोई प्रिजम्प्टिव इनकम का प्रॉफिट शामिल है, प्रिजम्प्टिव इनकम के सेक्शंस 3 ही नहीं होते जो अपन ने टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी में पढ़े थे, एई, बीबी और बीबीबी। उसके अलावा भी आपके प्रिजम्प्टिव इनकम के दूसरे सेक्शंस होते हैं, लेकिन उससे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यू विल फाइंड, हमने वहाँ पे एडीए, एडी, एई, बीबी और बीबीबी देखा था। इसके अलावा आप देखो ये भी सेक्शन है, ये भी है, ये भी है। तो जितने भी आपके प्रिजम्प्टिव इनकम बिजनेस है, आपके टोटल प्रॉफिट्स में से कोई भी अगर प्रिजम्प्टिव इनकम बिजनेस का प्रॉफिट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में और कितना है। क्योंकि क्या होता है फिर उससे रिलेटेड जो आपके खर्चे होंगे ना, वो आपके नॉन प्रिजम्प्टिव बिजनेस से डिडक्ट नहीं होंगे। नहीं तो मालूम पड़ा आपने करी चालाकी, आपके 2 धंधे, एक प्रिजम्प्टिव है एक नहीं है। प्रिजम्प्टिव में आपने प्रिजम्प्टिव परसेंटेज लगा के टैक्स ऑफर कर दिया और उससे रिलेटेड सारे खर्चे आपने कहां पर डाल दिए, नॉन प्रिजम्प्टिव बिजनेस में, क्योंकि प्रिजम्प्टिव में तो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स अपन इनकम ऑफर कर रहे हैं, दूसरे में अपने को इनकम कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करनी पड़ रही है, तो सारे खर्चे उसमें डाल दिए। तो इस कारण से साफ साफ ऐसा कह रखा है गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई ने कि आपको सेपरेट बुक्स मेंटेन करना पड़ेगी अगर आप प्रिजम्प्टिव नॉन प्रिजम्प्टिव दोनों तरह के धंधे करते हो। और नहीं करिए तो फिर ऑडिटर को चेक करना होगा कि क्या वो खर्चों को लॉजिकली एलोकेट कर सकता है, और नहीं कर सकता है तो ऑडिटर यहाँ पे क्वालिफाई करेगा कि भाई हम अलग से नहीं निकाल पा रहे प्रिजम्प्टिव और नॉन प्रिजम्प्टिव के इनकम एक्सपेंस अलग से, क्लॉज 12 में। चलिए, क्लॉज 13 बात करता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना दोस्तों, मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 ही होते हैं, एक अक्रूवल और एक कैश। अक्रूवल को मर्केंटाइल भी कहते हैं, आपको दोनों में से कोई एक मेथड अलाउड है, हाइब्रिड यूज नहीं कर सकते।
तो अगर आप बोलो कि इनकम को मैं कैश बेसिस पे और खर्चों को अक्रूवल बेसिस पे इनकम टैक्स थोड़ी ना उल्लू है कि बोलेगा अच्छा खर्चे अक्रूवल पे ले लो और इतना आए तो ही लो, नहीं। ये भी वही होना चाहिए जो आप नॉर्मली फॉलो करते हैं, यानी ऐसा नहीं कर सकते कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट में मैं अक्रूवल से बना रहा हूँ, इनकम टैक्स में कैश बेसिस यूज कर लूँ, यहाँ भी अक्रूवल करना पड़ेगा। तो आई हैव टू मेंटेन द सेम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अक्रॉस। कई बार ऐसा होता है कि हम डिविडेंड इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं जब तक अकाउंटिंग हमारी अक्रूवल बेसिस पे हो रही है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश हो गया, आप यही बोलोगे अक्रूवल है, पर कुछ जगह आपको अगर डाउट होता है कि यार कैश रिसीव नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, तो आप कैश बेसिस यूज करते हो, तो वो अक्रूवल का ही पार्ट है, क्योंकि अक्रूवल भी यही कहता है इनकम तभी अक्रू करना जब ये अक्रू हो चुकी है और आपको रियलाइजेशन की सर्टेनिटी। हर इंडेस ये कहता है कि रियलाइजेशन सर्टेनिटी नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन करें। तो ध्यान रखना हाइब्रिड मेथड अलाउड नहीं होता है, यू हैव टू यूज वन मेथड ओनली। चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो बताइए, कृपा करके समझना, चेंज इन मेथड इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। मतलब आपने इस साल अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो वो यहाँ पे नहीं बताना है, भूल के भी मत बता देना। मेथड चेंज किया कैश टू अक्रूवल तो बताना है। ये पूरे प्रोविजन का एक भाग हो गया। सेकेंड भाग बात करता है आईसीडीएस की, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 10 स्टैंडर्ड दे रखे जिनमें कहा गया है कि आप एएस इंडेस जो भी फॉलो करते हो, आपको इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के अनुसार आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने प्रॉफिट निकाले हैं उसे एडजस्ट करना होगा। तो आपका एक टेबल बनेगा जिसके अंतर्गत क्लॉज 13 में आप सारे आईसीडीएस लिखोगे, ये 10 के 10। उसके सामने आप लिखोगे कि इसके कारण मुझे कितना एडजस्टमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट में करने की जरूरत है, और फिर आप लिखोगे मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं और एडजस्टमेंट के बाद कितने होना चाहिए। ये आईसीडीएस प्राइमरली इनकम टैक्स के प्रोविजंस को दिमाग में रख के बनाएंगे। तो जैसे कि एक आईसीडीएस है आपका जो बात करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज की, और लेट्स से यू हैव एन आईसीडीएस व्हिच टॉक्स अबाउट प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। अब ये आईसीडीएस कहता है कि भाई अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो आप उसे बुक्स में उसका खर्चा बुक नहीं करेंगे, पर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल उससे रिलेटेड खर्चा बुक कर दिया कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने बिजनेस एक्वायर किया, उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गई, आप उसे फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हो तो एफईटीपीएल उसमें लगता है। एक्सेप्शनल केसेस में होता है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी एफईटीपीएल पे होती है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी और फेयर वैल्यू पे मेजर हो रही है, उसका लॉस आपने पीआरएल में बुक किया, इनकम टैक्स इसे डिसअलाउ करेगा। ऐसा आईसीडीएस में लिखा हुआ भी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईसीडीएस नंबर 10 प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट्स, उसमें आपको लिखना पड़ेगा एड बैक 5 लाख रुपए एक्सपेंस बुक्ड ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट्स गिवन और उसका इंपैक्ट टोटल बेसिस पे। तो इस तरह से इन आईसीडीएस के कारण फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आप फॉरेन एक्सचेंज रेट नॉर्मली क्या करोगे, अकाउंट्स में ईयर एंड पर गेन लॉस बुक करोगे, जबकि इनकम टैक्स रियलाइजेशन बेसिस पे गेन लॉस टैक्स करेगा। तो ये आईसीडीएस बोलेगा रियलाइजेशन बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस बुक करो, तो जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको एडजस्टमेंट करके आउटर कॉलम में बाहर दिखाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज हो सकता है आप ऑफिस में इसको ऐसे रैंडमली छोड़ देते हो, नहीं रिपोर्ट करते हो, मुझे नहीं पता, बट आपको रिपोर्ट करना है। क्या कोई एडजस्टमेंट पीएनएल में कंप्लाई करने के लिए आईसीडीएस के देना है तो इसकी डिटेल दीजिए, और आईसीडीएस के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो देना पड़ेगा। क्लॉज 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 स्टार है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बच्चा गलती करता है इसमें, प्लस इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए 2 स्टार है। तो ये आसान सिंपल डायरेक्ट दिखने वाले क्लॉज बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, ये तो सिंपल होगा ना बाबा ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 बात कहते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जनरली यूज्ड बाय द कंपनीज फॉर अकाउंटिंग, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड अकाउंटिंग मेथड होना चाहिए। तो इनकम टैक्स ये नहीं कहता है कि आपकी अकाउंटिंग एज पर इनकम टैक्स होना चाहिए, अकाउंटिंग गैप्स के अनुसार ही होना चाहिए, पर उसके एडजस्टमेंट आईसीडीएस के अनुसार आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लॉज 14 कहता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन प्रीवियस ईयर एंड इफ दैट मेथड हैज एनी डेविएशन फ्रॉम 145A द इफेक्ट ऑफ पीएनएल इज टू बी गिवन। ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल डिस्कशन है, बहुत ही ध्यान से और फटाफट सुन लो। स्टॉक के केस में 145A आपको कहता है कि आप फीफो लीफो वेटेड एवरेज कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इनकम टैक्स में लीफो भी अलाउड है। तो आप अगर लीफो यूज कर रहे हो तो भले ही ऑडिटर को प्रॉब्लम होगी, इनकम टैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लॉज नंबर याद रखने बेटा। पर बड़ा जो डिफरेंस है वो है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड का। मतलब है कि आपने कोई माल 100 रुपए का खरीदा, 5 रुपए जीएसटी देके, जिसको आप आईटीसी क्लेम करने वाले हो, तो आप अपनी गुड्स परचेज 100 पे रिकॉर्ड करोगे, 5 रुपए का आईटीसी रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे, जो आपके आईटीसी या टैक्स पेबल से सेट ऑफ कर लोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 100 रुपए पे रिकॉर्ड होगा, सिंपल रीजन से क्योंकि आपकी कॉस्ट 100 ही है, 5 आपकी कॉस्ट है नहीं जो आप रिकवर कर लोगे। इंडेस 2 के अनुसार रिकवरेबल टैक्सेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, यानी एक्सक्लूसिव अप्रोच होती है, टैक्सेस जो रिकवर होंगे वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। पर इंडेस एस ऐसा कहते हैं, पर इनकम टैक्स ऐसा नहीं कहता है, वो बोलता है कि इंक्लूसिव अप्रोच फॉलो होगी।
यानी वो कहता है कि आपने 105 रुपए पे स्टॉक को खरीदा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, आप क्लोजिंग स्टॉक 105 पे बुक करोगे। परचेज भले ही आप 100 पे बुक करो और 5 रुपए का आईटीसी रिसीवेबल दिखाओ, पर क्लोजिंग स्टॉक में जो जीएसटी है वो आपको ऐड करना। तब आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग में 100 है, लेकिन इनकम टैक्स में 105 है। ऑब्वियसली बात है, इस कारण से इनकम टैक्स में आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इनकम टैक्स बोलेगा कि आप इस 5 रुपए का डिडक्शन ले लेना, एक्सपेंस क्लेम कर लेना। तो यू विल बी एबल टू बुक एक्सपेंस ऑफ दिस 5 रुपीज इन योर P&L। तो हो नेट इफेक्ट प्रॉफिट पे तो कुछ पड़ा ही नहीं सर, वही बात हो गई। हाँ, बट प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा करना। फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि जब आप जीएसटी का 5 रुपए का एक्सपेंस क्लेम करोगे, यानी बुक्स में 5 रुपए जीएसटी एक्सपेंस दिखाओगे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 43B अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टैट्यूटरी ड्यूज है, तो आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एड बैक हो जाएगा, फिर अगले साल में जब पे करोगे तब मिलेगा। एनी विच वेज इंक्लूसिव मेथड से वैल्यूएशन करना होता है, ये कंपलसरी है। इंक्लूसिव मेथड इज फॉलोड इन टैक्स फॉर indirect taxes paid on goods. नेक्स्ट, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, सिंपली कहता है कि अगर आपने कोई स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया है, सॉरी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, मतलब बप्पीदा के पास खूब सारी जेवरात बप्पीदा के पास बहुत सारे जेवर थे, बप्पीदा ने उसी की दुकान खोल दी, उनके लिए अभी तक ये कैपिटल एसेट था, पर अब वो दुकान खोल दिया तो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। तो जिस दिन कन्वर्ट करते हैं उस दिन तक का फेयर वैल्यू गेन कैपिटल गेन माना जाएगा, और आगे का गेन बिजनेस प्रोफेशन का गेन माना जाएगा। टैक्स जब बेचोगे तब होगा। तो डिटेल देना है कौन सा कैपिटल एसेट कब खरीदा था, क्या कॉस्ट थी और किस वैल्यू पे कन्वर्ट किया उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है 16। स्वीट 16 नॉट रियली स्वीट। इनकम टैक्स के लिए स्वीट है, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इसमें आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी इनकम है जो आपने पीआरएल में क्रेडिट, ऐसी इनकम जो पीआरएल में क्रेडिट नहीं हुई है वो यहाँ पे बताना है, प्रोवाइडेड वो पीआरएल में क्रेडिट होना चाहिए थी एज पर सेक्शन 28, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो चार्जिंग सेक्शन है, उसके अनुसार कोई भी इनकम क्रेडिट होना चाहिए थी और आपने नहीं करी है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कैसी इनकम हो सकती है जो पीआरएल में क्रेडिट होना चाहिए थी और आपने नहीं करी है एज पर सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 बताता है बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी सारी इनकम है। हो सकता है कोई आदमी क्या करे, उसे एक्सपेंस से सेट ऑफ कर दे इनकम क्रेडिट करने की बजाय, तो भी वो यहाँ पे रिपोर्ट होगी, भले ही उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट नलीफाई हो गया, पर आपको रिपोर्ट कर। इसका एक उदाहरण दिया है मैंने, गवर्नमेंट ग्रांट एडजस्टेड फ्रॉम कॉस्ट। अगर इनकम टैक्स के अनुसार उसको पीआरएल में जाना चाहिए था तो फिर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, पर नहीं जाना चाहिए था इनकम टैक्स में भी पीआरएल में, तो रिपोर्ट करने की जरूरत। बी पॉइंट में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसलिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। 16 भी कहता है द डिटेल्स ऑफ कस्टम ड्यूटी रिफंड इफ एनी एडमिटेड एज ड्यू बट नॉट रिपोर्टेड इन P&L टू बी स्टेटेड। तो अगर आपको कस्टम्स में आप इंपोर्ट करते हो कई बार गुड्स और उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट कर देते हो, तो आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। अगर करंट ईयर प्रीवियस ईयर में आपको वो रिफंड ड्यू हो चुका है, यानी कि सरकार ने देने की बात कर दी है, तो आपको उसको पीआरएल में इनकम क्रेडिट करना है, नहीं किया तो बताना है। कई बार ऐसा होता है कि वो कंपनी अप्लाई करती है पर अप्रूवल आता नहीं है सरकार का, और अप्रूवल लेट्स अगले साल आया, एक्सपोर्ट इस साल किया था, ड्यूटी इस साल भरी थी, रिफंड इस साल बनता है, अप्लाई भी इस साल करा, पर अप्रूवल नहीं आया, अगले साल आया। तो इस साल अगर पीआरएल में क्रेडिट नहीं किया है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अप्रूवल आया तब आपको क्रेडिट करना है, तब नहीं किया तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। एस्केलेशन क्लेम्स कई बार होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में, हम बोलते हैं कि भैया अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई तो हम पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे। एस्केलेशन क्लेम, मैं आपको ऑडिट पावर पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बोला कि भाई देखो बिजली अगर सरकार ने महंगी कर दी तो मैं आपकी फीस 100 रुपये बढ़ा दूंगा। अब ये एस्केलेशन क्लेम में सपोज सरकार ने बिजली महंगी कर दी तो मैं आपसे 100 रुपये और मांगूंगा, आप दोगे ही नहीं, आप बोले हमने तो पूरा पढ़ लिया है, अब क्या करोगे? चलो बताता हूँ। तो मैंने बोला है ठीक है, टेस्ट पेपर चेक नहीं होंगे, सर ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते। बोला गलत तुम भी कर रहे हो, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला सर पैसे दे देंगे। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया आपने तो फिर मुझे इनकम बुक करना पड़ेगी, भले ही बाद में पैसा आई नहीं आया, वो बैड डेट वाली बात होगी, पर एक्सेप्ट नहीं किया तो इनकम बुक नहीं होगी। तो एक्सेप्टेड एस्केलेशन क्लेम अगर पीआरएल में क्रेडिट नहीं हुए तो रिपोर्ट करेगा ऑडिटर। कोई भी दूसरी तरह की इनकम अगर आपकी है तो रिपोर्ट करेंगे। और कैपिटल रिसीव, ध्यान रखना कैपिटल रिसीव में सिर्फ प्रॉफिट रिपोर्ट होगा, यानी आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का था, आपने 110 पे बेचा, तो 10 का प्रॉफिट पीआरएल में क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ रिपोर्ट और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने वो 10 का प्रॉफिट पीआरएल में क्रेडिट नहीं किया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इट इज ओनली 10 लाख प्रॉफिट इंक्लूडेड इन एसपीएल, देन यू डोंट हैव टू रिपोर्ट। दैट इज नॉट इंक्लूडेड, देन यू हैव टू रिपोर्ट। तो ये मत सोचना कि अपने को पूरा 100 की चीज 110 में बेची तो 110 रुपए यहाँ पे पीआरएल में डालना है। इस पूरे क्लास का एक बेसिक रूल है, जो चीज पीआरएल में जाना चाहिए थी और नहीं गई है वही आपको रिपोर्ट करना है। क्लॉज में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो ऐड करके लिख दें। स्वीट 16 स्वीट फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिकॉज इनकम टैक्स को इस क्लॉज से वाह 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 क्या मिलता है, इनकम ऐड करने को मिलती है, तो उससे टैक्स पड़ता है। चलिए, हाँ अपना दिल का रिश्ता है, पैसों की क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्वीट 16, चलो ऐसे याद रहेगा एस्केलेशन, अब तुम भूल नहीं पाओगे एस्केलेशन को, ये तो पक्का। आगे देखो दोस्तों, क्लॉज 17 में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट।
सर सभी तो इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हो यार, कहाँ बोले मैंने सब इंपॉर्टेंट? तुम नहीं चाहते मैं बताऊं तुमको सही से कौन सा इंपॉर्टेंट है, और आगे कब इंपॉर्टेंट भी आएंगे ना। चल ठीक है। 17, इस 17 नंबर के साथ आपको 29B पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों क्लॉज साथ में डिस्कस किए जाते हैं। ये बेसिकली वही वाले क्लॉज है जिस क्लॉज के कारण आज की तारीख में कोई भी आदमी लैंड और बिल्डिंग यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम पे खरीदने पर डरता है, थर्राता है। क्यों? अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर करी है यानी आप सेलर हो एक ऐसे पैसे के लिए विच इज लेस देन द वैल्यू विच इज अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर 43C और 50C। 43C होता है जब कैपिटल एसेट नहीं है, 50C होता है जब कैपिटल एसेट है। पर दोनों ही केस में होना क्या चाहिए? लैंड और बिल्डिंग। यानी कि अगर आप रियल एस्टेट बिल्डर हो, डीलर इन रियल एस्टेट है तो उसके लिए 43CA लगता है। एंड इफ यू आर नॉट अ डीलर यानी आपके लिए वो कैपिटल एसेट है तो 50C लगता है। सही भी है, सी मतलब कैपिटल एसेट। हाँ भाई यार, दोनों ही केस में अगर आप लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो तो सरकार एक, आपको पता होगा रजिस्ट्री वगैरह कराते तो एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट आपको देती है। हाँ, मार्किंग वाली PDF ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरी क्लास के बाद मिलेगी आपको। तो अगर आपने उससे कम पर बेचा है तो इनकम टैक्स मान जाएगा, चोरी कर रहे हो। तो सरकार के अनुसार जमीन की कीमत 50 लाख है और अगर तुमने उसको 40 लाख में बेचा है तो हम ये मान लेंगे कि तुमने 50 में ही बेचा है, तुम सिर्फ दिखा रहे हो 40 में बेचा है। हम डीम कर लेंगे कि तुमने 10 लाख रुपए दिखा रहे हो तुमने कम पे बेचा है। हमारे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी डीम्ड सेलिंग प्राइस 50 लाख है, तो उसके हिसाब से हम टैक्स निकालेंगे। यानी हम तुम्हारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस को इग्नोर, हालांकि अगर छोटा मोटा फर्क हुआ तो चलो छोड़ भी देंगे। Where the value of property adopted is less than equal to 110% of sales consideration, then the sales consideration itself will be the deemed consideration. मतलब इसका क्या है, आप इसको ऐसे समझो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख में बेची, सपोज ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, 10% ग्रेस चलता है पर 10% सेल्स कंसिडरेशन का ऐसा तो लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख में आपने बेची तो उसका 10% कितना होता है? 55 लाख। तो अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख तक की है ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे? The stamp duty value is less than equal to 110% of the sales consideration. Then in that case there is no problem. जो sales consideration है वो actually sales consideration मान लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा है तो फिर उस केस पे मामला बिगड़ जाएगा। PGPPA और कुछ नहीं। अब इसमें 29B बताता हूँ आपको, आइए। क्लॉज 29A, B और C ये सब अदर इनकम है। पहले 29B पढ़ लो। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां पे उसकी स्टैम्प वैल्यू एक्सीड्स द कंसिडरेशन बाय लेस देन द हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन डिफरेंस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। Therefore, any immovable property where stamp duty value is up to 110% of sales consideration, no addition can be made under 56(2)(10). What is 56(2)(10)? Basically, ये वो सेक्शन है जो आपको एडिशन करने की बात करता है अगर आप कम पर माल बेच रहे हो तो। डिटेल में क्या क्या देना होता है आपको यहाँ पे, प्रॉपर्टी क्या है, कितना पैसा मिला, सरकार के द्वारा क्या वैल्यूएशन है, और क्या 43CA या 56(2)(10) के फोर्थ प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं। ये कब बोलोगे एप्लीकेबल है? यस, इफ डिफरेंस इज मोर देन 10% और 50,000, विच एवर इज हायर। ध्यान रखना है 10% और 50,000 किसके लिए? ये 50C के लिए, और 43CA के लिए इट इज ओनली 10%। एग्जाम्पल से समझा दूंगा। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहीं पे ले लेता हूं। क्लॉज 70, अगर आपका सेल्स कंसिडरेशन है 50 लाख और आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख, तो माना जाएगा कि आपका डीम सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख ही है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55.10 लाख हो गई
तो जो डिफरेंस है 5.10 लाख इज मोर देन 10% ऑफ 50 लाख, ना कि 55 लाख देखना है यहाँ। हेंस यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन डीम कर लिया जाएगा 55.10 लाख। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सेक्शन 50C या 43CA के लिए। इसमें 50C में एक आपके पास लिमिट एक्स्ट्रा आ जाती है, किसकी? एक्स्ट्रा लिमिट आपके पास एक अवेलेबल हो जाती है, किसकी? 50,000 की। तो सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेरा सेल्स कंसिडरेशन है 6 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 4.5 लाख रुपए। तो अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 50,000 इज मोर देन 10% ऑफ 4 लाख, बट इज नॉट मोर देन 50,000। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 50C में आपकी डीम्ड सेल्स कंसिडरेशन 4 लाख ही होगी। पर अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो वहां पे आपकी डीम्ड सेल्स कंसिडरेशन 4.5 लाख, क्योंकि वहां बाय दिन ऐसा बिजनेस करते हो तो वहां 50,000 वाली लिमिट अवेलेबल। तो ये क्लॉज 17 की कहानी है आपकी। अब इसमें 10 की जगह इसे 20% कुछ समय तक के लिए कर दिया गया था 43CA में, अगर आप रियल एस्टेट में डीलर थे। और ये कब किया गया था? कोविड के समय। अगर आप रेसिडेंशियल यूनिट बेच रहे हो जिसका कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए से कम है, ओनली टिल 30 जून, तो वहां पे कोविड के समय थोड़ा सा रियल एस्टेट वालों को सपोर्ट करने के लिए ये 20% कर दी थी लिमिट। अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि 30 जून 2021 यानी ये खत्म हो गया। अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आएंगे कौन से? प्रीवियस ईयर के 22-23 के एग्जाम में। तो ये उससे पहले का है, तो इसलिए अब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लिखा है इसलिए कि भाई कभी आप सामने पढ़ लें, कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए नोट्स में लिखा। तो क्लॉज 17 में आपको रिपोर्ट करना है, अगर आपने ऐसा कोई ट्रांसफर किया है वो डीम्ड सेल्स कंसिडरेशन होगा, प्लस उसे यहाँ पे आपको अदर इनकम में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज समझिएगा, ये जो क्लॉज 29 है ये किसके ऊपर है? दिस इज बेसिकली वेयर यू हैव रिसीव्ड दिस। तो ये अदर इनकम का क्लॉज है, किसके लिए? रेसिपिएंट के लिए। रेसिपिएंट के लिए भी ये अदर इनकम है। तो सेलर के लिए माना जाएगा कि आपने बेचा ज्यादा पे, बायर के लिए माना जाएगा कि उसे सस्ते में मिला है, तो जो शॉर्टफॉल है वो उसकी डीम्ड इनकम है, जो अदर इनकम में टैक्स होगा। तो सेक्शन 56 आपका अदर इनकम का होता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो सेक्शन 56 में टैक्स होगी आदि अदर इनकम में होगी। तो सेलर के लिए कैपिटल असेट्स को बेचने का कंसिडरेशन डीम्ड ज्यादा माना जाएगा और बायर के लिए उसको अदर इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो बायर के लिए अदर इनकम के क्लॉजेस में एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला क्लॉज आता है, दूसरा अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसे कोई भी प्रॉपर्टी मिली है जिसका कंसिडरेशन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से 50,000 रुपए से ज्यादा कम है, तो वो भी इनकम है। तो मुझे लेट्स कोई स्टॉक मिला है जो मुझे मिल गया लेट्स फॉर एग्जांपल 5 लाख में, जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख है, तो फिर 1 लाख रुपए को डीम्ड अदर इनकम। सिमिलरली अगर मुझे ऐसे ही गिफ्ट मिल गए 50,000 रुपए से ज्यादा के, तो भी उसे भी मुझे फिर डीम्ड अदर इनकम मानना। ये गिफ्ट क्या होता है? बेसिकली फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज 50,000 रुपए तक के मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर मिले तो डीम्ड अदर इनकम हो जाएगी। तो ये अदर इनकम का पूरा क्लॉज है 29 और 29B, ये सब किसके हैंड्स में है? ये सब रेसिपिएंट्स के हैंड्स में है। तो और क्या दिया गया है देखिए आप, प्रोविजन क्या कहता है? Where during the previous year SSE has received consideration for issue of shares which exceeds fair market value of those shares, provided that where a company not being in which company is substantially interest, इसका मतलब ये हम कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं? अनलिस्टेड कंपनी के। Receives in any previous year from any person being a resident any consideration for issue of shares exceeding the fair market value of shares, that will also be charges to tax under other sources. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू कर रहे हो तो उसे अदर इनकम माना जाएगा। ये बहुत बड़ा जरिया होता था दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज लोगों की ब्लैक की इनकम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा देती थी।
रामलाल, श्यामलाल, देवीलाल, ये सब छोटे छोटे एसएससी है, इनके ऊपर कभी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, एक कंपनी बनाई लालो के लाल लिमिटेड, और ये जितने थे रामलाल, श्यामलाल, देवीलाल, भैरोलाल, इन सारे लाल्स को मैंने बोला कि तुम मेरी कंपनी में पैसा लगा दो। इन सब के पास एज सच देखा जाए तो कोई इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं है, और ये सब ब्लैक की इनकम जो भी है इनकी। और मैंने क्या किया, इनसे पैसे लगवा लिए, कैसे, शेयर इशू करके। उनके पास कभी कोई जाएगा नहीं इनकम टैक्स वाला, मैंने इनको शेयर इशू कर दिए। 1 लाख का शेयर कितने में इशू कर दिया मैंने इन लोगों को, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है उसको 10 लाख में इशू कर दिया। इन लोगों से 10 लाख रुपए मैंने लगवा दिए, मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए कैश आ गया, और वो 10 लाख रुपए के बदले मैंने क्या किया, इनको 9 लाख रुपए वापस कैश में दे दिया। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी कैश की कमाई पड़ी हुई अगर थी, तो मैं उस कैश को अगर मेरे बिजनेस में डालता तो मुझसे इंक्वायरी होती कि भैया प्रमोटर बिजनेस में कैश लेके आया, इतने सारे शेयर लाया, उसकी इनकम चेक करो, उसके पास कहाँ से आए इतने पैसे। पर ये रामलाल श्यामलाल को कोई चेक नहीं करेगा। तो मैंने पहले उनको कैश दी, मैंने बोला तुम यहाँ पर लगाओ, और यहाँ पे लगाने के बाद मैंने क्या किया, वापस से उनको पैसे लौटा दिए। तो इससे क्या हुआ, वो पैसा बैंकिंग चैनल में आ गया। तब ऐसा बोल दिया गया है ऐसी सिचुएशन में कि अगर आप शेयर इशू करते हो और आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो 1 लाख का शेयर अगर आपने 10 लाख की मार्केट वैल्यू पे इशू कर दिया और आप लिस्टेड नहीं हो, तो मान लेना कि 9 लाख रुपए बिजनेस इनकम, सॉरी बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए अदर इनकम में मान लेंगे। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में भले ही आप ले जाओगे अकाउंटिंग के लिए, इनकम टैक्स जैसे अदर इनकम मान लें। हालांकि वेंचर कैपिटल्स के ऊपर ये नहीं लगता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई करेगी तो नहीं लगेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, पूरा ही क्लॉज इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल असेट आपने कोई एडवांस रिसीव किया है जो फोरफीट कर लिया है, तो उसे भी अदर इनकम मानेगा। मतलब ऐसा है कि मैं कोई मशीन मेरी बेचने वाला था या जमीन बेचने वाला था, उसके लिए मैंने आपसे एडवांस ले लिया, प्रॉपर्टी के ऐसे ट्रांजैक्शंस में होता है। तो 10 लाख मैंने आपसे एडवांस ले लिया, और मैंने बोला कि भैया बाकी की आप शर्त पूरी करोगे तो जमीन बेचूंगा, अब नहीं कर पाया, मैंने जब्त कर लिया, तो वो मेरी कहाँ जाएगा, अदर इनकम में, बिजनेस प्रोफेशन हेड में नहीं जाएगा। जैसे होटल में मैंने रूम बुक कराया, एडवांस दिया, और उसके बाद मैं नहीं गया वहाँ पर, तो उसने फॉरफीट कर लिया। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अगर मैंने रेलवे की तत्काल की टिकट कराई और बाद में नहीं गया, कैंसिल कर दी, तो उन्होंने पैसा फॉरफीट कर लिया। तो वो यहाँ पर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, क्योंकि वो उनके बिजनेस प्रोफेशन के हेड में जा रहा है। पर आप कैपिटल एसेट बेचते, उसके लिए कोई पैसा लेते तो कैपिटल गेन में जाता। प्रॉब्लम है एसेट तो बिकी नहीं, तो इसके लिए बोला गया कि अदर इनकम में आएगा। तो ध्यान रखना 29 पूरा अदर इनकम के ऊपर है। 29 है, 29 भी। 29 बोलता है शेयर आपने ज्यादा पे इशू किया अनलिस्टेड कंपनी हो अदर देन वेंचर कैपिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड। 29 ये कहता है कि आपने कोई कैपिटल बेचने के लिए, कैपिटल एसेट बेचने के लिए एडवांस लिया और फॉरफीट कर लिया। और 29 भी बोलता है आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 या 10% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन, दोनों में जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा सस्ते में मिल गई तो आपकी डिफरेंस डीम्ड इनकम है। कोई भी आपको गुड्स 50,000 रुपए ज्यादा से सस्ते में मिल गए तो भी डीम्ड इनकम है। 50,000 से ज्यादा का अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कैश में गिफ्ट मिल गया तो वो पूरा अमाउंट, 50 के ऊपर का नहीं, पूरा आपकी डीम्ड इनकम है। ये सब अदर इनकम में टैक्स होगी। क्या समझ में आया? होप एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्लॉज 18 डेप्रिसिएशन की बात करता है, इंपॉर्टेंट क्लॉज है पर अपन ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे फॉर द सिंपल रीजन की क्लॉज में सिंपल तक आ गया है कि मॉस डेप्रिसिएशन आपको असेट पे चार्ज करना है, तो उसके लिए आपको सब बताना पड़ेगा। ओपनिंग वैल्यू एडिशन, 180 डेज कम ज्यादा, डेप्रिसिएशन का उसके ऊपर रेट कितना है, कोई एडजस्टमेंट उसमें हुए हैं क्या ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स हुई है क्या, ब्लॉक से कम हुआ है क्या, WDV ईयर एंड पे क्या है, ये सब। अब बस एक चीज ध्यान रखना, लास्ट ईयर 2021 में अमेंडमेंट हुआ था, अगर आपके ब्लॉक में गुडविल आ रही है जिसपे आप अभी तक डेप्री क्लेम करते भी आए हो तो आगे से मत करना, क्योंकि अब गुडविल पे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर कोई नई गुडविल आ रही है तो उस पर भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। इंटेंजिबल एसेट पे 25% मिलता है, गुडविल पे अब नहीं मिलेगा। क्लॉज 19 अपने आप में कई सारे स्पेसिफिक सेक्शंस की बात करता है। 32 AC, AD, इसमें ये जितने भी सेक्शंस है, 35 आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह, ये सारे रिलेटेड। 35D, तो इनमें क्या होता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पहले साल ही खर्चा बुक कर दोगे। आपने 10 लाख का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया, पूरा PRL में डेबिट कर दिया, पर एडमिसिबल इनकम टैक्स में 150 होता है, प्रोवाइडेड इट इज विद इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट। होता है ना 2.5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा लोगे तो 2 लाख ही एडमिसिबल है। तो बस आप एक ऐसा टेबल बना देना, 32 AC ये सारे सेक्शन। 32D आपने लिख दिया P&L में डेबिट हुआ है 10 लाख, डिडक्टेबल है 2 लाख, ऐसा इस तरह से आपको बताना। अमाउंट नॉट डेबिटेड टू P&L बट एडमिसिबल उल्टा हो तो भी बता देना। और टैक्स ऑडिटर को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो ये जितने भी सेक्शंस हैं इनके डिडक्शंस अलग से टैक्स ऑडिटर को एक सर्टिफाई करना पड़ेगा। क्लॉज 19 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 20 इंपॉर्टेंट है, स्टार 20 के लिए। अगर आप एम्प्लॉय को कोई भी बोनस कमीशन के नाम से पैसा दे रहे हो जो एक्चुअल में उसको डिविडेंड के नाम से देना चाहिए था, तो ऑडिटर यहाँ रिपोर्ट करे। ऐसा अक्सर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में मैंने क्या किया, कंपनी के डायरेक्टर को जितना भी प्रॉफिट आता है ना उसका 80% कमीशन के रूप में बांट देता। हो सकता है मेरे पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन की लिमिट्स वगैरह नहीं लगती हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगती,
इससे फायदा क्या होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है, वो उसके हाथ में चले जाता है, वो उसके ऊपर टैक्स दे देता है, हो सकता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एंजॉय कर रहा हो या कम इनकम हो उसकी। तो इसलिए आप ऐसा करोगे तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। मोर इंपॉर्टेंट इज द सेकंड पार्ट, अगर आपको एम्प्लॉई से कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ का मिला है तो उसे ड्यू डेट तक पे नहीं किया तो वो परमानेंटली आजीवन डिसअलाउड हो गया। तो सेक्शन 36 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पीएफ। आपको देना है किस फंड का था, कितना पैसा आया, ड्यू डेट क्या थी जमा करने की, एक्चुअल आपने कब जमा किया, और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू अथॉरिटी, यानी आपने जमा किया और क्लियर एक दिन बाद हुआ तो दोनों डेट देना पड़ता है। एंड देन यू हैव क्लॉज 21 व्हिच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। 21 ये बनने वाले हैं। 21 की उम्र में आप सीए बन सकते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है। इससे पहले डिग्री नहीं देता इंस्टीट्यूट। इसी तरह से ये क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है। आई थिंक अभी तक अपन ने जितने क्लॉज पढ़े उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। इतना ज्यादा? हाँ सर। Suite 16, income not credited to PRL should be credited. Not so Suite 21, it talks about खर्चे deducted to PRL but should not have been deducted. बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पहला, detail of amount which is debited to P&L in the nature of capital, personal, advertisement or such expenditure. ऐसे आपको पूरी लिस्टिंग देना पड़ेगी, पिंक कलर से दी हुई है मैंने वैसी, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कैपिटल में ये खर्चे, पर्सनल में ये खर्चे, इतने PRL में डेबिट हुए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट खर्चा कौन सा, पॉलिटिकल पार्टी, इसके लिए अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया तो वो नॉन डिडक्टेबल खर्चा है। तो एक चीज समझ में आ गई आपको, यहाँ पे सिर्फ वो खर्चे लिखना जो नॉन डिडक्टेबल है, अगर डिडक्टेबल है तो नहीं लिखना है। ये सब में ऐसा ही है। इन एडमिसिबल अंडर 40 है, ये क्या है, अमाउंट पेड विच इज विदाउट पेइंग डिडक्टिंग टीडी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर आपने जो पार्टनर्स को अलाउड होता है 40B BBM, कितना अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, और सैलरी की आपकी लिमिट्स होती है बेसिकली जो आपकी डीड में लिखा है, वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 90% ऑफ योर प्रॉफिट, इफ योर प्रॉफिट्स आर अप टू दिस लिमिट, उसके ऊपर 60% वो वाला। कोई भी अगर आपकी 40A3 में डीम्ड इनकम है, ये क्या है, कमबख्त 40A3, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो सेक्शन है दोस्तों, एक है 40A3 और एक है 40A3 है। आपको दोनों पे रिपोर्ट करना है, दोनों में क्या फर्क है मैं वो भी बता दूंगा आपको। अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर का कैश पे पेमेंट करते हैं तो वो खर्चा डिडक्टेबल नहीं है। अगर आपने पिछले साल कोई खर्चे को एक्सपेंस क्लेम किया था अक्रूवल बेसिस पे, पर उसका पेमेंट इस साल हुआ और 10,000 से ऊपर का हो गया, तो फिर वो पिछले साल तो डिडक्शन क्लेम कर लिया आपने, और इस साल पे किया तो ऐसे भी इस साल डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो वो इस साल की इनकम में ऐड होगा। ये है 40A3 और 3A रिस्पेक्टिवली। सेकेंड सेशन रहेगा आपके ऐप पे कल तक के लिए। 10,000 की लिमिट कैसे चेक करना है, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। 1 person 1 day कैश पेमेंट और पेमेंट्स टू अ पर्सन इन अ डे अगेंस्ट एन एक्सपेंडिचर प्लस। तो अगर आप किसी को लोन दे रहे हो 15,000 रुपए का एक दिन में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सैलरी 10,000 से ऊपर की कैश में दे रहे हो तो प्रॉब्लम। मेरा एम्प्लॉई है, 15,000 सैलरी है, और मैं उसको 15 दिन बाद 7,500 और 15 दिन बाद 7,500 देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 15,000 सैलरी है, आज मैंने उसको 10,000 दिया, कल 5,000 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 15,000 देने थे, पर मैंने 2 अलग अलग दिन दिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कैसे हुआ सर, बस यही बोला है, एक व्यक्ति को एक दिन में, ऐसा नहीं बोला एक बिल के अगेंस्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। वो 269 ST में वो अलग है, वो रिसिप्ट पे। यहाँ सिंपल है, एक आदमी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया तो डिसअलाउ होगा, भले ही एक वाउचर आप 3 दिन में भी पे करो तो डिसअलावेंस नहीं। ये 10,000 से ज्यादा है, यानी एग्जैक्ट 10,000 पे करने में भी दिक्कत नहीं है। और ये लिमिट 35,000 हो जाएगी अगर आप गुड्स कैरियज की प्लाइंग और लीजिंग करते हो। नहीं, गलत बोला है। अगर आप गुड्स कैरियज की प्लाइंग और लीजिंग करते हो तो ये लिमिट 35,000 नहीं है। अगर आप गुड्स प्लाइंग और लीजिंग करने वाले व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो तो फिर उसके लिए ये लिमिट 35,000 है। तो एपी सिंह जी ट्रक चलाते हैं, मैंने उनसे ट्रक किराए पर ले लिए महीने भर के लिए, उसका 35,000 रुपये पेमेंट करना है, मैंने 35,000 उनको पे कर दिया, पूरा का पूरा कैश में। ये पूरा एक्सपेंस मेरे लिए डिडक्टेबल है, क्योंकि गुड्स कैरियर चलाने वाले को लिमिट 10 की जगह 35,000 है, अगर मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ। ध्यान रखना, कुरियर सर्विस इसमें शामिल नहीं होगी, तो कुरियर को अगर आप पेमेंट 35,000 कैश में करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। ओनली गुड्स कैरियर, यानी जो लोग बेसिकली आपकी गुड्स ट्रक, टेम्पो, वैन, ये सबको रेंट पे देते हैं या लीज पे चला। इतना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, इसके ऊपर आप देखोगे, सुनोगे, मजा आएगा आपको, मजे से ज्यादा दिमाग में आपके फंडे सही होंगे। 2-3 क्वेश्चन है इस पे।
एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि कंपनी गुड्स कैरियर चलाती है। क्या कंपनी गुड्स कैरियर चला रही है? यानी मैं हैप्पी सिंह हूँ, मेरा काम है ट्रक को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट का काम है। तो मैंने कुछ लोगों की सेवाएं ली और उनको 35,000 रुपये का कैश पे पेमेंट कर दिया। क्या ये डिसअलाउ हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है गुड्स कैरियर चलाने वालों के लिए लिमिट 35,000 है। गुड्स कैरियर से रिलेटेड अगर आप रेंट दे रहे हो तो लिमिट 35। तो मैं हैप्पी सिंह हूँ, मेरे ऑडिटर को मैंने 20,000 रुपये कैश में उसकी ऑडिट फीस दे दी, ये डिसअलाउड है। हाँ, अगर मैं हैप्पी सिंह हूँ और मैंने किसी और से ट्रक किराए पे लिया और उसका मैंने 25,000, 30,000, 35,000 तक का पेमेंट कैश में कर दिया तो चल जाएगा। यानी आपको बिजनेस क्या है वो नहीं देखना है, आप जिस सर्विस के लिए पैसा दे रहे हो वो गुड्स कैरियज की सर्विस होना चाहिए। अगर वो गुड्स कैरियज की सर्विस है देन इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा दोस्तों? लिमिट 35,000 जाएगी। यहाँ सब जगह लिमिट मोर देन है तो डिसअलाउड है, अप टू 35 और 10,000 में डिसअलाउंस नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी है कि मैंने एक दिन 3 गुड्स कैरियज अलग अलग लोगों से लिए और उन तीनों को 20-20 हजार रुपए एक ही दिन में पे किए, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन ऐसा भी है मैंने एक ही आदमी से 3 ट्रक लिए, उन तीनों के 20-20 हजार एक ही दिन में उसको पे कर दिए हैं तो डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों? पर पर्सन पर डे लिमिट है। रूल 6DD में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे किसानों को पेमेंट करना, गवर्नमेंट को पेमेंट करना, उन सब केसेस में ये लिमिट्स नहीं लगती हैं। देन इन दैट केस यू हैव नो प्रॉब्लम। 48(3) and 3 पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी 48(7) में बोला गया कैश बेसिस पे अलाउ होगा और उसमें मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है। कुछ उससे ज़्यादा पे करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। Any sum paid by SSC as an employer not allowable under 40A(9) which is contribution to unrecognized PF. अनरिकॉग्नाइज्ड का पीएफ अगर आप क्या करोगे? अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ पे अगर आप पैसे जमा करोगे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का या एम्प्लॉय का। कोई भी लाइबिलिटी कंटिंजेंट नेचर की उसका खर्चा बुक किया तो यहाँ भी आएगा, वो ICDS में भी आ सकता है। अमाउंट दो जगह आ सकता है, आप बेहतर के लिए क्रॉस रेफरेंस दे दीजिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इनएडमिसिबल अंडर 14 है। ये क्या है? 14 है एग्जम्प्ट इनकम। कमाने से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर PORL में डेबिट किया है तो बता देना, नहीं किया है तो बताने की जरूरत नहीं। एंड सिमिलरली इनएडमिसिबल 36(1) विच इज बेसिकली जब तक आपका असेट पुट टू यूज नहीं होता है तब तक इंटरेस्ट एंड बोरिंग उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या करते हैं, रेडी टू यूज के बाद के खर्चे PORL में डालते हैं, तो वो इस क्लॉज में रिपोर्ट होंगे, उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। बहुत ही गजब का और इंपॉर्टेंट क्लॉज है 21 सब क्लॉज के साथ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, सब क्लॉज के साथ, सब सेक्शन के साथ याद रखना। MSME में अमेंडमेंट आया, अगले साल इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, भी शायद ही आएगा। MSME में अगर आपको कोई MSME से आप माल खरीदते हो तो उसको ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हो, लेट पेमेंट होता है तो ब्याज लगता है, उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता, ऑडिटर को रिपोर्ट कर। रिलेटेड पार्टी को अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको नेम ऑफ पार्टी, पैन, नेचर ऑफ पेमेंट और रिमार्क अगर आपको लग रहा है ज़्यादा पैसा है तो ऑडिटर को अपनी तरफ से देना है। ध्यान रखना ये पेमेंट ऐसा नहीं है डिसअलाउ कर देगा असेसिंग ऑफिसर, उसके डिस्क्रिप्शन पे उसे लग रहा है कि आपने अपनी वाइफ को मैनेजर पब्लिक रिलेशन बना रखा है और उसको आप महीने की 5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि वाइफ एज सच देखा जाए तो अगर हम देखें उनकी पढ़ाई लिखाई जो उन्होंने कर रखी है, जो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से 10 लाख रुपए देना भी बनता है, तो असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ नहीं करेगा। पर नहीं बनता है तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है कि रिलेटेड पार्टी बोल के कर दे। PA को कोई ये नहीं बताना है डिसअलाउ करो या नहीं, उसको सिर्फ रिपोर्ट देनी है और उसके ओपिनियन में लग रहा है ज्यादा है तो कमेंट्री देनी है, कौन देगा? कोई भी डीम्ड इनकम है आपकी इन सब सेक्शंस के अंतर्गत होता है, आपको डिडक्शन अलाउ कर देते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन की। शिपिंग रिजर्व में डाल दो, शिप खरीद लो, 8 साल तक चला लो तो आपने जो शिपिंग रिजर्व में आंसर किया है उसका डिडक्शन दे देंगे। पर अगर आपने शिप बीच में बेच दी तो उसको पूरा को एड बैक कर, तो ये डीम्ड इनकम हो जाएगी आपकी, तो ये वहाँ पे रिपोर्ट। बैड डेट वगैरह रिकवर हुई है, यानी कोई भी खर्चा जो आपने पहले राइट ऑफ कर दिया था बाद में रिकवर हुआ है, एक्सपेंस क्लेम किया था रिकवर हुआ है, सेक्शन 41 में टैक्स होता है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसको उड़ा दो काम का। कूल। 26 पूरा बता दिया मैंने। 27 में आपको डिटेल देना पड़ती है, अभी सनवाट लिखा हुआ है, इसकी जगह GST हो जाएगा। 28 अब रेलेवेंट नहीं है, 1/4/2017 से ये काम का नहीं है, इसकी जगह 29 आ गया तो 28 छोड़ दीजिए। 29 में 3 क्लॉज है ABC, 29 है 29। हुंडी चिट्ठी में पैसा लिया है तो उसकी डिटेल आपको देना है, आप देख लेना। इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड 30A, 30B, 30BC आपको देखना पड़ेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड, वो मैं डिस्कस नहीं करा। देन लेट्स कम टू 31A। 31 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यूल फाइंड देयर आर मल्टीपल क्लॉजेस, 31A, B, C, D, E। These are relating to 269 SST।
सेक्शन 269 एसएस कहता है कि 20,000 रुपए से ऊपर का आप किसी से कैश लोन नहीं लेंगे. The particulars of each loan or deposit for an amount exceeding limits specified under 269 SS taken or accepted during the year. तो अगर आपने लिया है तो फिर आप बाय बैंक लें, नहीं लिया है आपने बैंक से तो फिर हम आपकी इनकम में ऐड करते हैं. इन एनी केस 20,000 से ऊपर का अगर आपने लोन लिया है तो डिटेल दे दो, चेक बैंक जो भी है ऑडिटर को डिटेल देना. तो एनी लोन विच आर टेकन ड्यूरिंग द ईयर ओनली देन यू हैव टू रिपोर्ट. तो पिछले साल मैंने कोई लोन लिया था, वो एज इट इज इस साल पड़ा हुआ है तो इस साल रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ड्यूरिंग द ईयर लिया है तो ही रिपोर्ट करना, या रीपे किया है तो. यानी ओल्ड आउटस्टैंडिंग जिसमें कोई फ्रेश एक्सेप्टेंस या रीपेमेंट नहीं है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ये एकदम क्लियर है. क्या क्या रिपोर्ट करोगे? नेम, एड्रेस, पैन, कितना अमाउंट, क्या ईयर एंड पे स्क्वायर अप हो गया है, मैक्सिमम कितना अमाउंट बाकी था, कितना चेक से लिया, उसके अलावा कोई लिया. कई बार इसमें ब्याज वगैरह भी ऐड हो जाता है तो लोन का क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाता है, तो आप अलग से बता दो इंटरेस्ट कितना चल छोड़. These particulars need not be given in case of government company, banking company or central state government provincial act company. तो 269 के प्रोविजंस इन पे नहीं लगते हैं, और जहां भी कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पशन आता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है. गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट भी, और कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे. फिर इस केस में पर्टिकुलर्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम इन अमाउंट एक्सीडिंग, तो ये आपने कोई लोन लिया है, इसके अलावा अगर आपने इसे पैसा लिया है, ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट किया है लोन का या एडवांस का, तो 269 टी में रिपोर्ट होगा. तो ये हो गया आपका 269 SS और टी. ये लोन लेने का, ये उसके रीपेमेंट. फिर एक होता है आपका 269 ST. वो क्या कहता है? ये रहा, ये बीच में डाला गया ST. ये ध्यान से समझ लीजिए. अगर आप एक व्यक्ति से एक दिन में, या एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या कई सारे ट्रांजैक्शन जो एक ही घटना से या ओकेजन से रिलेटेड है, अदर देन थ्रू अ चेक और अ बैंक ड्राफ्ट, 2 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीप्ट्स करते हैं, और 269 में फिर कई सारी और लिमिट्स भी दी हुई है. तो आपको नेम, एड्रेस, पैन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ रिसीप्ट और डेट ऑफ रिसीप्ट देना. 15 मिनट और चलेगी आज की क्लास, टैक्स ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे. तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक व्यक्ति से एक दिन में आपने भले ही कितने भी ट्रांजैक्शन अलग अलग क्यों, सिंपल है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग दिनों में, पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या एक ही ओकेजन या इवेंट से रिलेटेड कई सारे कॉन्ट्रैक्ट एक ही व्यक्ति से किए, तो 3 लिमिट है इसमें 269 ST में. पहली लिमिट है अ पर्सन इन अ डे. दूसरी लिमिट है रिलेटिंग टू एन इवेंट. तीसरी लिमिट है नहीं क्या, एक व्यक्ति को एक दिन में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रिसीव ये कितने भी व्यक्तियों से, या फिर एक इवेंट में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट है एक व्यक्ति से, 2 लाख से ऊपर रिसीव किया है तो डिटेल देनी. चलिए, देन क्लॉज 32 ऐसे इंपॉर्टेंट है. ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लॉस अलाउंस की आपको एक तो ये डिटेल देना है. पॉइंट ए तो फिर भी ठीक है, इजी, कम पूछते हैं. पॉइंट बी कहता है कि अगर सेक्शन 79 में आपने कोई कंपनी एक्वायर की और उसके लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अपनी बात सेट ऑफ कर रहे हो, जैसे रिलायंस ने किया था, इसलिए आप देखना रिलायंस का पिछले साल में करेक्ट टैक्स 0 है, तो उसने कोई कंपनी एक्वायर की, उसके पूरे लॉस सेट ऑफ कर लिए, तो उसमें कंडीशन होती है कि 90% ऑफ योर शेयर होल्डिंग शुड रिमेन सेम. तो चेंज तो रही है, ये रही तो डिसअलाउ कर देगी. स्पेकुलेशन लॉस अगर इनकर किया है तो उसकी डिटेल दे दीजिए,
और ध्यान रखिए कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ होएगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा। और अगर आपकी कंपनी कोई ऐसा धंधा कर रही है जो डीम्ड स्पेकुलेशन है, तो आप बता दीजिए ये डीम्ड स्पेकुलेशन बिजनेस है और उसमें इतना लॉस हुआ, ताकि अगर कंपनी उसे स्पेकुलेशन लॉस नहीं शो कर रही है तो आपको बताना। ध्यान रखना 32 में क्या आएगा, स्पेकुलेशन। 32 क्लॉज 32 स्पेकुलेशन। नेक्स्ट 33 चैप्टर 6 के जो भी आपके डिडक्शंस हैं वो सारे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिएगा। LIC 1.5 लाख के इंडिविजुअल के केस में भरी, 80 CCC जो भी होते हैं, 80 IA वगैरह। क्वांटिटेटिव डिटेल ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को सिर्फ प्रिंसिपल इनपुट्स की देनी है। क्या होता है प्रिंसिपल इनपुट्स? नॉर्मली जो 10% या उससे ज़्यादा ऑफ द कॉस्ट होता है पर डिफाइंड। DDT बढ़ गया तो 36 का कोई मतलब नहीं है। 36 से आ गया उसकी जगह जो कहता है SSC को क्या कोई अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिला है तो डिटेल बता दें। DDT एप्लीकेबल नहीं है तो इनके रेलेवेंस नहीं है। 37, 38, 39 मैंने आपको पहले बता दिया था। 40 में ये सारे रेशियो हैं, कृपा करके क्वेश्चन नंबर 54 देख लेना, एक अच्छा क्वेश्चन है रेशियो से रिलेटेड, कैसे कैलकुलेट होगा। देन उसके बाद में क्लॉज 41 वो डिस्कस कर लिया था, डिमांड कोई रेज हुई है। और ये बड़े नए इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आए 42, 43, 44। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है 44, क्योंकि उस पर भले ही क्वेश्चन आया नहीं है पर क्योंकि अभी अभी एप्लीकेबल किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट। 42 कहता है कि आपको अगर SSC से फॉर्म नंबर 61 या 61A या 61B लेना है तो ये क्या होता है, देयर इज दिस कंसेप्ट, जैसे आप होता है ज्वेलरी शॉप में 2 लाख रुपए से ऊपर की ज्वेलरी अगर खरीदोगे तो आपसे आपका पैन लेगा और वो बंदे को आपकी पूरी डिटेल लेके इनकम टैक्स को सबमिट करनी है। और बाकायदा फिर बाद में आप अपनी इनकम टैक्स पोर्टल में जाके लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा कि भारत सरकार के पास भी ये रिकॉर्ड है कि आपने उतने की ज्वेलरी खरीदी। और ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए लिमिट स्पेसिफाइड। ध्यान रखना 269 ST की 2 लाख की लिमिट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम में एक बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आया था टेक्निकल। SSC का कहना है कि 269 ST में कवर नहीं है तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 269 ST में कवर्ड है या नहीं है, ये इंडिपेंडेंट लिमिट्स हैं। हाँ ये जरूर है कि इस सेक्शन में कहा जा सकता है कि भाई 269 ST अट्रैक्ट हो रहा है तो आपको लेना है, तो फिर वो बात लगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है उस बंदे से, तो अगर उसके पास पैन नहीं है तो फॉर्म 61 भरवाते हैं कि भैया पैन है नहीं तेरे पास पर तू इस लिमिट में कवर हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पैन है तो 61A में पैन के साथ उसकी डिटेल देंगे और रिपोर्टेबल अकाउंट्स की कुछ डिस्क्लोजर 61 में दी जाती है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, स्पेसिफिक प्रोविजन है। एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर क्लॉज 54 जो बैंड बजा दिया इस बार के टैक्स ऑडिट में। कृपा करके इसे बहुत अच्छे से देख लेना। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आपके टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देना है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है इस साल के PRL में, उसमें ब्रेकअप दो कि कितना पेमेंट आपने या कितने खर्चे आपके इस साल रजिस्टर्ड एंटिटी से रिलेटेड है और कितने अनरजिस्टर्ड एंटिटी से। तो मैंने टोटल इस साल 100 करोड़ का खर्चा किया, उनमें से एंटिटीज जो GST में रजिस्टर्ड है वो 80 करोड़ की है, बाकी 20 करोड़ है। 80 करोड़ की जो GST में रजिस्टर्ड एंटिटी है उनमें कुछ एंटिटीज की गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट है GST से, इसलिए वो रजिस्टर्ड है पर GST इनवॉइस नहीं दिया है। या कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर्ड है तो वो रजिस्टर्ड है लेकिन उनकी इनवॉइस पे GST नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को लिखना होता है कवर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम पर GST चार्ज नहीं कर सकते। और बाकी रजिस्टर्ड एंटिटी हमारी है, तो इन दोनों के केस में आपके पास GST इनवॉइस नहीं होगी पर वो रजिस्टर्ड होंगे। तीसरे केस में आपके पास GST इनवॉइस होंगे। और अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो GST कवर्ड ही नहीं होती है इसलिए रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो सारे यहाँ पे चलते। Even expenditure made in pre-GST period to be given based on subsequent registration। तो हो सकता है कि एक एंटिटी साल के दौरान रजिस्टर हुई है, उसके बाद मैंने उसको 10 लाख दिया और उससे पहले 5 लाख, तो उसके पूरे 15 लाख एक्सपेंडिचर पेड टू GST रजिस्टर्ड एंटिटी में शो होंगे, ऐसा क्लैरिफाई किया गया और ये क्लॉज एप्लीकेबल किया जाता है। पेनल्टी बता दी, ICDS यहाँ पे डिटेल्स दी आप देख लेना, ये सब बता दिया। और इन सब के बाद में एक ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोविजन है। पब्लिक ट्रस्ट में 12AA में ऑडिट होता है, फॉर्म 10B में रिपोर्ट भरती है। ऑडिट करने के लिए रूटीन चेकिंग होती है बुक्स की, पहले ट्रस्ट डीड लेना होती है, अप्रूवल देखना पड़ता है वैलिड है या नहीं, अपॉइंटमेंट देखना पड़ता है वैलिड है या नहीं है, बायलॉज पढ़ना पड़ते हैं और देखना पड़ते हैं सारे खर्चे प्रोविजंस ऑफ द ट्रस्ट के अनुसार है या नहीं है, और टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से, और वो करके आप ये रिपोर्ट दे देते हो। रिपोर्ट आपकी होती है, उसके अंदर फॉर्म 10B में रिपोर्ट बनती है। अलॉन्ग विद दैट अनेक्शर में आपको ये 2 चीज़ देना पड़ती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनेक्शर में क्या आएगा, तो लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड पर्सन्स एंड स्टेटमेंट ऑफ 10B में रिपोर्ट जाएगी अलॉन्ग विद ऑल द शेड्यूल्स। क्या टैक्स ऑडिट में कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑडिट। तो जैसी दूसरे ऑडिट असाइनमेंट में आपकी लाइबिलिटी आती है, सेम टैक्स ऑडिट में भी उसी तरह की आपकी लाइबिलिटी आएगी। काउंसिल आपसे सवाल पूछ सकती है। अगर गिल्टी माना गया आपको तो फिर उस केस में टैक्स ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है फॉर ग्रॉसली नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर क्लॉज 7।
कोई असेसिंग ऑफिसर अगर समन करता है, एविडेंस मांगता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो एविडेंस आपको देना पड़ेंगे अगर आपने क्लाइंट का ऑडिट। अगर एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कोई क्वालिफाइड असिस्टेंट ने किया है इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो जो क्वालिफाइड असिस्टेंट है उसके अगेंस्ट में भी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस लिया जा सकता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो सी इन प्रैक्टिस। अपन ने चैप्टर 2 काउंसिल जनरल गाइडलाइन में देखा, तो उसको भी आप होल्ड कर सकते हो अगर वो गिल्टी है तो, एज इन उसने काम नेग्लिजेंटली किया है। ध्यान रखना, ओपिनियन जो टैक्स ऑडिटर एक्सप्रेस करता है दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी। ये हमारा ओपिनियन है, हो सकता है असेसी रिटर्न फाइल करते समय उसे ना माने, फिर असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा वो क्या है। तो टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट क्वालिफाई की है, हो सकता है कि असेसी उसका डिफरेंट व्यू ले, ये चलेगा। आईसीआई कहता है ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि अगर एसएससी का व्यू अलग है तो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी ले लो कि एसएससी हमारे व्यू से सहमत। दैट्स अबाउट इट। ये एक नया एडिशन हुआ है तो इस सेंस में नया है, तो आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। 2022 के स्टडी मटेरियल में इसे ऐड किया। ये सारे प्रोविजन, ये जितनी भी नोटिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कर दी दोस्तों। मस्त काम हो गया। आज आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी और वो है पूरा का पूरा टैक्स ऑडिट रिवाइज करने के अलावा A to Z सारे क्वेश्चन कर लो। लाइफ बन जाएगी दोस्तों, लाइफ।